एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग वन शॉट वीडियो लेके आ गए मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर। वन शॉट वीडियो सीबीएसई का जो भी डिलीटेड सिलेबस है उसके ऊपर हम लोग यहां पर डिस्कशन नहीं करेंगे। जो सिलेबस लिखा हुआ है, यानी कि अभी जो ईयर चल रहा है 2023-24, उसका हिसाब से जो सिलेबस लिखा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीटली फॉलो करने वाले हैं। और ये वीडियो होगा, ऐसा जबरदस्त ये वीडियो होगा कि आगे आने वाला भी जो साल होगा उसमें भी ये वीडियो 100% काम आएगा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कंप्लीट थ्योरी, यानी कि इस वीडियो में हम कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे, हम सिर्फ इसमें थ्योरी का बात करेंगे। इसी तरीके से लेक्चर सीरीज आते रहेगा, मतलब कि हम लोग पहले इसमें सारा थ्योरी कवर करेंगे, फिर एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें जितना भी पीवाईक्यू सीबीएसई में आया है उसको हम लोग कवर करेंगे। और बाकी बोर्ड्स वाला लोग भी ये वीडियो बिल्कुल 100% देख सकता है, क्योंकि यहां पर जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे या फिर जो थ्योरीज कवर करेंगे, मतलब वो रिलेटिवली सारे बोर्ड्स के लिए होगा ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और ये जो यहां पर टॉपिक्स लिखा हुआ है, पैरा, फेरोडाई, क्यूरीज लॉ, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इस वीडियो का जब आप पूरा देखते हैं तो इससे मान के चलिए 100% गारंटी बता रहे हैं, कोई डाउट नहीं, इसमें गारंटी के साथ बोल रहे हैं 100% कि इससे सवाल आएगा ही आएगा। क्यूरीज लॉ से और फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इससे सवाल 100% आएगा। न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहले यहां पर लिखा है बार मैग्नेट। पहले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ना क्यों है, जल्दी जल्दी करेंगे। और जो भी इस लेक्चर का, ये जो लेक्चर है इसका कोई जो भी पीडीएफ नोट्स चाहता है, यानी कि हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स जो भी हम इसमें पढ़ाने वाले हैं, एक एक लाइन हर चीज हैंड रिटन, तो वो टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज है ना, टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स, पूरा लिख देते चलिए, लेजेंडरी फिजिक्स नवाज, उसमें पीडीएफ जाके इसका डाउनलोड कर सकता है। उसमें लिखा होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर वन शॉट, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें हैंड रिटन नोट्स लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। लेजेंडरी फिजिक्स नवाज आपको सर्च करना है, लेजेंडरी फिजिक्स नवाज है ना, तो आपको मिल जाएगा हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये चैप्टर आखिर पढ़ना ही क्यों है। इससे पहले चैप्टर 4 का जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, उसका जो मतलब ये है वन शॉट वीडियो, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जा करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, है ना। उसका हालांकि 2 पार्ट्स बनाए, ठीक है, उस वन शॉट का 2 पार्ट्स बनाए, तो आप वहाँ पर से जाके देख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे, इसको तो खैर एक ही शॉट में कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले भाई ये जो इससे पहले वाला चैप्टर था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसमें भी आप मैग्नेटिक फील्ड के ही बारे पढ़ते हैं। और ये चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें भी आप मैग्नेटिक फील्ड के ही बारे पढ़ते हैं। तो इसमें जो है ना, इसमें उस चैप्टर में और इस चैप्टर में क्या अंतर है। उस चैप्टर में आप करंट के वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो। और इस वाले चैप्टर में आप असली जो मैग्नेट होता है, जैसे बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, असली वाला जो मैग्नेट होता है, जो असली मैग्नेट पाया जाता है, उस मैग्नेट के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ाई करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली बोथ द चैप्टर्स आर रियली डिफरेंट, है ना, दोनों अलग अलग है। इसमें आप प्योरली जो मैग्नेट असली वाला होता है उसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर ये सब आया कहां से, मैग्नेट के बारे में सबसे पहले कौन सोचा था। तो एक साइंटिस्ट था, है ना, एक साइंटिस्ट आप सुने होंगे, 10th क्लास में आप पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम, है ना, 10th क्लास में आप पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसी का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थेल्स। ठीक है, उसका पूरा भी कुछ नाम है, हमको एक्जैक्टली पूरा नाम याद नहीं है, थेल्स नाम है साइंटिस्ट का। आप जानते हो बहुत फेमस साइंटिस्ट है थेल्स, इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे, थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे इससे रिलेटेड। तो ये थेल्स क्या किया था, इसको कहीं पर मिला था, एक मैग्नेट का टुकड़ा मिला था। तो ये सोचा कि ये मैग्नेट का टुकड़ा, अच्छा, यानी कि ये इसके अराउंड क्या हो रहा था कि ये दूसरा 2 मैग्नेट का टुकड़ा जब लेके आया तो ये देखा कि इसमें मतलब ऐसे नॉर्थ साउथ पोल होता है, आपको पता है, उस समय नहीं पता था ये चीज़, मतलब कि उस समय पहली बार मिला था मैग्नेट। तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन हो रहा था, मतलब मैग्नेट आपस में चिपक रहा था, उसके बाद मैग्नेट आपस में रिपेल भी हो रहा था। तो ये सोचा कि यहाँ पर ग्रेविटेशन तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में चिपल रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो नहीं है। अच्छा, फिजिक्स में जनरली 3 टाइप का हम लोग फील्ड जनरली सुनते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अलग चिपक रहा है, गिर तो नहीं रहा नीचे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, क्योंकि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लग रहा था, इसको जो थेल्स था इसको लग रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हालांकि ऐसा ये कुछ बोला नहीं, लेकिन बात वही निकल के आया कि इसको ऐसा लग रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसका कारण ये है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो सोचा वैसे ही कुछ होगा, है ना। लेकिन वो तो चार्ज होता है ना यार, यहाँ पर तो बड़ा बड़ा मटेरियल्स मिल रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल, चार्ज तो देखते भी नहीं हम लोग, लेकिन ये जो मैग्नेट है ये तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बड़ा चीज़ है, तो दिखाई दे रहा है, और चार्ज तो छोटा सा पार्टिकल होता है। तो ये सोचा कि क्या है भैया, तो ये सोचा कि चलो भाई समझ गए कि यहाँ पर इसको प्लस बोल देते हैं ये वाले को, और इसको बोल देते हैं माइनस, ऐसा वो सोचा, है ना, प्लस और माइनस बोल दिया। मतलब नॉर्थ पोल को क्या बोल दिया,
नॉर्थ पोल को वो पॉजिटिव बोल दिया और ये साउथ पोल को वो क्या बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया। तो उसको लग रहा था कि चार्ज है, लेकिन फिर उसके ऊपर सवाल उठाया गया चार्ज थोड़ी हो सकता है, चार्ज का तो बहुत छोटा सा ये छोटे जी, तो ये समझ गया यार कि कुछ और ही चीज़ है ना। फिर बाद में मालूम चला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, यहाँ पर एक नया ही फील्ड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना। यहाँ एक नया ही कुछ बन रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। हम अभी कंप्लीटली सीबीएसई का सिलेबस को ही फॉलो करने वाले हैं। ये देखिए सिलेबस हम लेके चले, है ना। जो पीडीएफ नोट्स है आपको भी इसमें लाइन वाले मिल जाएगा। अभी देखिए अभी हम ये बार मैग्नेट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बार मैग्नेट अभी चल रहा है, ठीक है। फिर बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, इस पर हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो वो थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड को समझने के लिए आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, तो वो भी हम बताएंगे, थोड़ा सा बताना बहुत जरूरी है। फिर ये बाकी एनालॉग्स है ना। अच्छा, बहुत लोग क्या किया है कि ये जो एनालॉग है तो उसके ऊपर डेरिवेशन करवाया। डेरिवेशन इसमें एक भी नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये चैप्टर में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जीरो डेरिवेशन, कोई डेरिवेशन नहीं करना है, जीरो डेरिवेशन। खोज के दिखा दीजिए कहीं कोई डेरिवेशन नहीं, एक भी डेरिवेशन नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं, सिर्फ आपको समझना है जीरो डेरिवेशन, कोई डेरिवेशन नहीं है इसमें, ठीक है। पहले ही हम बोल दे रहे हैं, बहुत लोग इसका डेरिवेशन कराया है, बहुत लोग और लोग वन शॉट जैसे है, या कोई भी स्कूल में बहुत लोग पढ़ाया है केवी ये सब में, उसमें डेरिवेशन करवाया, डेरिवेशन इसमें एक भी नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है आपका, दिख रहा है ना, पैरा फेरोडाई ये सब है ना। अभी हम ये वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, ये वाला पैराग्राफ लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं, ठीक है। चल देखिए, तो अभी बार मैग्नेट चल रहा है, तो ये सोचा ऐसा कि नॉर्थ पोल जो होगा भैया वो पॉजिटिव होगा और साउथ पोल जो होगा भैया नेगेटिव होगा। फिर बाद में इसको मालूम चला कि नहीं भाई ठीक है, प्लस माइनस हम ले रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये अलग ही चीज़ है, मतलब यहाँ पर ये मैग्नेट के जैसा कुछ है, ठीक है। तो ये आप समझ गया ना, मैग्नेटिक फील्ड नया मालूम चला। अच्छा, ये जो थेल्स था ये ग्रीस का था, है ना। तो ये जो वर्ड है ना आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिज्म, तो ये मैग्नेटिज्म तो मैग्नेटिक फील्ड के ही बारे है, और ये मैटर किसके बारे है, मैटर वही पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मतलब हम लोग मैटर का मतलब क्या होता है, जिसके पास जो मास होता है उसको मैटर बोलते हैं। तो अलग अलग मेरे पास जो सब्सटेंसेस होता है उसका जो मैटर है, मतलब उसका जो स्टेट है, उसके ऊपर आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसलिए नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैटर मतलब कि जो पैरा फेरो डाई सब्सटेंसेस है उसमें मैग्नेटिज्म कैसा दिखाई दे रहा है, दैट इज मैटर, ठीक है। अच्छा, तो मैटर हालांकि जिसमें मास हो उसी को बारे में मैटर बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड मैग्नेटिज्म आपको दिख रहा है ना, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म कहाँ से आया है, तो एक ग्रीक में एक सिटी है मैंगनीज्म, है ना, शायद ऐसे ही कोई एक सिटी है ना, वहीं से ये वर्ड इवॉल्व हुआ है, ठीक है। मतलब ग्रीक में एक सिटी ही है ना, मैग्नेटिज्म वर्ड वहीं से इवॉल्व हुआ है, मतलब ये ग्रीस का कोई सिटी है। एग्जैक्टली हो सकता है कि ये स्पेलिंग हम उतना सही नहीं लिखे हो, लेकिन हाँ वहीं से ग्रीस का एक सिटी है ना, ग्रीस जो है ना वहाँ का एक सिटी है मैंगनीज्म, वहीं से ये मैग्नेटिज्म डिराइव हुआ है, समझ में आया, डिराइव वहीं से किया गया मैग्नेटिज्म को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम आपको बस थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बता दिए। बाकी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन थेल्स का था। आगे भी बहुत साइंटिस्ट लोग आया जो कि मैग्नेट, लेकिन सबसे पहले यही खोजा था मैग्नेट को थेल्स, जो कि थेल्स थ्योरम बनाया था भाई साहब, मतलब मैथ्स में भी काम किया, फिजिक्स में भी काम किया, बड़ा मेहनती आदमी है। चल भाई, तो समझ गया होगा इंट्रोडक्शन, मतलब नॉर्थ पोल पॉजिटिव, साउथ पोल नेगेटिव, ये अजम्पशन है, दिस इज एज्यूम्ड, सोचे हैं हम लोग, एज्यूम्ड, सोचा हुआ है, ठीक है, सोचा हुआ है। चलिए लिख लिया होगा भाई। चलो इसको हम मिटाते आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बार मैग्नेट अब स्टार्ट करेंगे। आइए बार मैग्नेट, आइए बार मैग्नेट। सर बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट वही होता है जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है। सर बार मैग्नेट ही क्यों पढ़ना है, हॉर्सू मैग्नेट क्यों नहीं? अरे बकलोल, देख भाई यहाँ पर ये जो हम मैग्नेट बना रहे हैं दिस इज बार मैग्नेट, और ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये बार मैग्नेट का साउथ पोल। अब जैसे तू देखना भाई, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बताएंगे कि इसको हम लोग पॉजिटिव कह रहे हैं और ये वाले को क्या कह रहे हैं, सॉरी हाँ ठीक है, इसको पॉजिटिव हम लोग कह रहे हैं और ये वाले को नेगेटिव कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग चार्ज को कैसे बोलते हैं, चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है, वैसे ही। और ये दोनों के बीच में कुछ दूरी होता है, जिस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 2L, यहाँ से यहाँ तक ये L, यहाँ से यहाँ तक L, ठीक वैसे ही ये जो बार मैग्नेट है ना, इसमें भी कुछ ऐसा कंपैरिजन दिख रहा है, इसीलिए बार मैग्नेट पढ़ना है, क्योंकि हम चाहेंगे ना थोड़ा देर बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जो मैग्नेट है थोड़ा ये डाइपोल यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि चार्ज का अरेंजमेंट के जैसा मैग्नेट का अरेंजमेंट दिखने लगे तो मजा आ जाए कुछ, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये बार मैग्नेट ले रहे हैं ताकि इस चार्ज से कंपेयर कर पाए। समझ रहा है भाई? ओके। अब यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे कि ये जो बार मैग्नेट का लेंथ है, ये पूरा लेंथ, इसको हम लोग ले लेंगे 2L और ये वाले को ले लेंगे L और ये वाले को भी ले लेंगे L, ऐसे ही कुछ करेंगे, ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर तू पढ़ा होगा कि सर माइनस से प्लस की तरफ होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर, वैसे ही यहाँ पर माइनस से प्लस की तरफ, मतलब यहाँ पर
माइनस से प्लस इसमें भी होता है इस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे इसमें कैसे होता है माइनस से प्लस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे ही यहाँ पर माइनस से प्लस होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। यहाँ पर भी माइनस से प्लस होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ी देर हम बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो इसका इस जैसे पी का हम लोग वैल्यू क्या लिखते हैं, पी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं क्यू इंटू 2l इन वेक्टर फॉर्म। लेंथ भी वेक्टर मान लेते हैं ना लेंथ को, तो चाहे तो उसको स्केलर में भी लिख सकता है, पी बराबर क्यू इंटू 2l, ऐसे सिंपल स्केलर फॉर्म में भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये पी का जो डायरेक्शन था, ये पी वेक्टर का जो डायरेक्शन था वो कहाँ से कहाँ पर था, ये माइनस क्यू टू प्लस क्यू था, ठीक है। पी वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ था, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। वैसे ही हम लोग जो ये बार मैग्नेट है उसमें एम वेक्टर का डायरेक्शन बताएंगे। बार मैग्नेट में देखिए अभी से कंपैरिजन शुरू हो गया, ये चैप्टर ही कंपैरिजन वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये वाला क्या है, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये चैप्टर ही कंपैरिजन वाला है, अपने आप कंपैरिजन डेवलप हो गया यहाँ पर, दैट इज पी वेक्टर। और यहाँ पर ये जो अभी हम समझा रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, एम वेक्टर से। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। अच्छा, यहाँ पर तो अगर ये एम को लिखेगा तो सेम कुछ नहीं करना। अच्छा देख भाई, यहाँ पर तो चार्ज है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर ना चार्ज नहीं, यहां पर हम लोग QM दिखाते हैं। सर ये QM चार्ज है क्या, नहीं 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 नहीं, यहां पर ये जो Q लिख रहे हैं उसका मतलब चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन यहां पर ये QM का मतलब चार्ज नहीं है। यहां पर QM का मतलब हम लिख देते हैं पोल स्ट्रेंथ, QM का मतलब क्या है, पोल का ताकत। जैसे यहाँ पर ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का, यहाँ पर जो क्यू लिखा हुआ, व्हाट इज क्यू, चार्ज का स्ट्रेंथ है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड। ये क्यू ये नहीं बता रहा है कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये क्यू यहाँ पर क्या बता रहा है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है। वैसे ही यहाँ पर ये जो QM है वो ये नहीं बता रहा है कि यहाँ पर साउथ पोल है कि नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ बता रहा है। और तेरे को पता होगा कि साउथ पोल में जितना मैग्नेटिक फील्ड घुसता है, देखो भाई, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है उतना घुसेगा भी, इसीलिए ये दोनों का जो स्ट्रेंथ होगा वो सेम होगा, तो इसलिए दोनों को QM लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये QM का मतलब पोल स्ट्रेंथ हो गया। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, M निकालेंगे, M वेक्टर। जैसे यहाँ पर कैसे P वेक्टर लिखते थे, वैसे ही यहाँ पर क्या निकालेंगे, M वेक्टर। तो इसको चाहे तो M लिख ले, स्मॉल m से दिखाएंगे हम लोग। व्हाट इज स्मॉल m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर चार्ज होता था तो यहाँ चार्ज की जगह क्या हो जाएगा, QM हो जाएगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ, और दोनों के बीच का दूरी यहाँ पर कितना 2l। देख रहा है, सिमिलर फॉर्मूला मिल गया। मतलब जो बार मैग्नेट के बारे इसलिए यहाँ पर पढ़ाई करना है क्योंकि बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एकदम क्लियरिटी देता है, यहाँ पर क्लियर पिक्चर दिखाता है, इसीलिए इसके बारे। अच्छा, ये M का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं M वेक्टर का डायरेक्शन के बारे और थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे। M वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, साउथ टू नॉर्थ, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब इस तरफ पॉइंट करेगा, यानी नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा M वेक्टर, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है सर। जैसे ये वाला किधर पॉइंट कर रहा है, ये जो तेरा P वेक्टर है वो किस तरफ, प्लस Q की तरफ पॉइंट कर रहा है, वैसे ही ये वाला भी तो प्लस की ही तरफ पॉइंट कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल। समझ आया कि नहीं आया भाई यहाँ तक, ठीक है। अब इसका SI यूनिट ये सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे भाई, टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये QM का तू चाहे तो SI यूनिट निकाल ले भाई, ये QM का SI यूनिट है ना, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है। QM का SI यूनिट निकालना बहुत आसान है, QM बराबर यहाँ पर ये M ऐसे ही रहेगा और नीचे 2l जाएगा। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ना एक फॉर्मूला होता है, करंट इनटू एरिया। सर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया कैसे आया, ये थोड़ा देर में इसको हम बताएंगे ये कैसे आया, इसको डिराइव करवा देंगे, ठीक है, देखते हैं। और ये M का यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, M का यूनिट देखें, यहाँ से करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये M का यूनिट लिखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। ये लेंथ, यहाँ पर ये L का मतलब लेंथ, तो लेंथ का मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो यानी कि एम्पियर मीटर। तो ये एम्पियर मीटर किसका यूनिट है, पोल स्ट्रेंथ का। ये जो QM पोल स्ट्रेंथ है उसका SI यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर। SI यूनिट भी जरूरी है क्योंकि हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछे, ठीक है। चल भाई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बार मैग्नेट के बारे 2-3 लाइन और लिखते हैं, ठीक है, मतलब कि आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग को नेक्स्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कशन करना है। मेन डिस्कशन हम लोग का वही अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से पहले बार मैग्नेट के बारे एक और चीज़ छोटा सा बताना था, उसी के बाद नोट्स में ऐड कर ले भाई। जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये जो होता है ये वाला, जैसे चार्ज में कैसे होता था, ये मान ले कि ये प्लस Q है और यहाँ पर ये माइनस Q है, तो हम लोग बोलते थे ना चार्ज का, इसको क्या बोलते थे, एक्सियल पॉइंट, है ना। जैसे यहाँ पर अगर कोई पॉइंट हम लोग पकड़ लिए तो उसको बोलते थे एक्सियल पॉइंट। और ये तेरा एक्सिस होता था, व्हाट इज दिस, एक्सिस ऑफ द चार्ज, एक्सिस होता था, ठीक। वैसे ही यहाँ पर ये जो होता है ये एक्सिस होता है, एक्सिस, है ना।
ये मैग्नेटिक एक्सिस होता है, ठीक है। और ये वाला क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर। ये वाला जो ऐसे दिख रहा है तेरे को, ये ऐसा लाइन जो खींचे, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, चार्ज का मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ पर कैसे इक्वेटोरियल पॉइंट होता था, जिसको इक्वेटोरियल पॉइंट होता था ना यहाँ पर, इक्वेटोरियल पॉइंट, वैसे ही यहाँ पर ये मैग्नेटिक इक्वेटर होता है ना। और ये एक्सियल पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन वाला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आजा भाई, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। M बराबर IA, M बराबर मतलब जैसे कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट थोड़ा उससे डिफरेंट होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन करना जरूरी है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए हमको एक नॉर्थ पोल चाहिए होता है और साउथ पोल चाहिए होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग को जो समझना है वो है करंट लूप, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यार आगे का चीज़ों को समझने के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल। अब सिलेबस में ये नहीं लिखा है साफ साफ, लेकिन 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 आगे का चीज़ समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देख भाई ध्यान से समझना, यहाँ पर जैसे मेरे पास अगर कहीं भी कोई वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और अगर किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा। सर क्या मतलब है, देख जैसे यहाँ पर मान ले कि एक लूप है, ठीक है, यहाँ पर एक लूप है, इस लूप में करंट बह रहा है उई उई ऐसे करके। अब ये डैश डैश दिखाने का मतलब कि ये वाला पार्ट अंदर में है, तो ये अगर करंट ऐसे बह रहा है तो ये करंट का डायरेक्शन कैसा है सर, ये करंट का डायरेक्शन है सर, ये करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही, ये करंट क्लॉकवाइज है। तो इस क्लॉकवाइज करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अगल बगल अकॉर्डिंग टू ऑरस्टेड, और स्टेट के हिसाब से, और स्टेट के हिसाब से करंट कैरिंग वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बनेगा तो इसका नॉर्थ पोल कहाँ है, अरे भाई देख कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण नॉर्थ पोल, जैसे कोई अगर मैग्नेट है, कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है ना। वैसे ही ये अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर की वजह से बन रहा है, तो इसका नॉर्थ पोल कहाँ है, इसका साउथ पोल कहाँ है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और एक रूल समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम साइड में समझाते हैं। देख भाई अभी तू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q/2L पढ़ा था ना अभी, Q/2L। लेकिन ये तब होता है जब हम बार मैग्नेट का डिस्कशन करते हैं। जब यहाँ पर ये ऐसा लूप आ जाता है, लूप आ जाता है, तब तो M बराबर Q/2L का कोई मतलब नहीं रह गया। यहाँ पर हालांकि पोल स्ट्रेंथ होगा QM, यहाँ पर लिखेंगे कोई मतलब, क्योंकि इसका तो लेंथ कोई होगा नहीं, 2L कहाँ से, क्या 2L, समझ रहे हैं मेरे भाई क्या हम बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक नया फॉर्मूला लिखते हैं, M बराबर IA, जहाँ पर I का मतलब व्हाट इज I, करंट इन द लूप है ना, करंट इन द लूप। इसका कोई मतलब नहीं रह गया ना इस केस में, इस केस में इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ले काट दे रहे इसको, कोई मतलब, इसका मतलब रह गया। इसीलिए ये फॉर्मूला लेके आते हैं। यहाँ पर आई क्या है, करंट इन द लूप, और ये ए क्या है, व्हाट इज ए, एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ लूप। हाँ, लूप का एरिया जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा वहाँ पर एम बनेगा। तो ये एरिया कैसे, इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी तो होगा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। देख भाई ये ऐसे है ना, ये वाला लूप समझ रहा है ना, बस यहाँ तक ठीक है। तो ये m बराबर आई होगा, इसमें वेक्टर लगा ले, इसमें भी वेक्टर लगा ले, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये m बराबर आई कैसे आया, उसका डेरिवेशन है छोटा सा, 2 लाइन का है, हम करवा देंगे उसको, अभी रुक जा जल्दी जल्दी समझ इसको, ठीक है। अब ये m का ना निकालने का एक डायरेक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर अभी हम बोले ना, सवाल क्या पैदा किए कि इसमें नॉर्थ पोल क्या कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है। यहाँ लिखा है करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, तो इसमें नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, जल्दी बताओ। तो उसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। और ये राइट हैंड थंब रूल कौन सा होगा, जिससे हम लोग m का डायरेक्शन निकालेंगे। क्या बोलता है ये रूल कि अपना अंगूठा लीजिए और 4 उंगली लीजिए, ठीक है। और किसका, राइट हैंड का, राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड का नहीं, राइट हैंड उसको कहते हैं जिसे तो लिखता है भिखारी। तो यहाँ पर ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा जो है वो हमको m का डायरेक्शन बताएगा। किसका डायरेक्शन, m का, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, नॉर्थ पोल की तरफ ये पॉइंट करता है। ये बात ना मेरे एकदम हमेशा याद रखना, दिल से याद रखना, कुछ भी करना भाई याद कर लेना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, ये याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा। जिस तरफ नॉर्थ पोल होगा उस तरफ m का डायरेक्शन, उस तरफ m पॉइंट करेगा, यानी अंगूठा। और ये जो 4 उंगली है इसको कर्ल करना है, कर्ल करना है करंट की दिशा में। 4 उंगली को कर्ल करना है करंट की दिशा में। जिस तरफ ये राइट हैंड का अंगूठा पॉइंट करे, अंगूठा जिस तरफ पॉइंट करे उस तरफ नॉर्थ पोल, और सर जिस तरफ अंगूठा पॉइंट नहीं करे उस तरफ साउथ पोल। सिंपल सिंपल सिंपल। राइट हैंड लेना है, राइट हैंड का 4 उंगली को ऐसे घुमाना है
कर्ल करना है करंट की दिशा में, जिस तरफ अंगूठा पॉइंट करे उस तरफ किसका डायरेक्शन हो जाएगा, उस तरफ किसका डायरेक्शन हो जाएगा, एम का। आजा देखते हैं, यहाँ पर ये करंट ऐसे है तो 4 उंगली को करंट की दिशा में घुमाइए, करंट ऐसे है भैया, 4 उंगली करंट की दिशा में घुमाइए, अंगूठा ऐसे जा रहा है। अच्छा सर अंगूठा तो ऐसे जा रहा है, तो सर ऐसे किधर, ऐसे उधर जा रहा है उस तरफ, तो यानी इस तरफ कहीं पीछे में नॉर्थ पोल होगा। और सर यहाँ पर तेरे को साउथ पोल दिखाई देगा। ये बात एकदम क्लियर कर, फिर रिपीट कर रहे हैं हम। देख भाई राइट हैंड ले, राइट हैंड का 4 उंगली को करंट की दिशा में कर्ल कर। सर कर्ल किए, देखो ऐसे है ना करंट भैया, ऐसे है करंट, तो ऐसे कर्ल करेगा तो अंगूठा ऐसे जाएगा, तो यानी इस तरफ नॉर्थ पोल। कोई लूप को ऐसे देखेगा तो नॉर्थ दिखेगा उसको, लेकिन कोई इस तरफ से देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, साउथ। फिर से रिपीट कर रहे हैं, या इससे करंट की दिशा में कर्ल कर, अंगूठा ऐसे गया। बहुत लोग ये नहीं समझ पाता है, ये ऐसे कर्ल किए और अंगूठा ऐसे गया, तो अंगूठा ऐसे गया यानी किस तरफ, इस तरफ नॉर्थ होगा इसके पीछे, लेकिन यहाँ इस तरफ क्या होगा, साउथ। ठीक है, अगर तेरे को ऐसे नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ट्रिक है अपने पास। सर क्या ट्रिक है, देख भाई जब भी तेरे को करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे, जैसे यहाँ पर करंट कैसा है क्लॉकवाइज, तो तू सामने में साउथ पोल बना लेना, बात खत्म। सर मतलब यहाँ पर देख करंट ऐसे है, तो यहाँ करंट क्लॉकवाइज है, तो यहाँ सामने वाला फेस दिख रहा है ना, उसमें साउथ बना लेना। सामने वाला फेस में क्या बना लेना, साउथ। खत्म, दैट्स ऑल। और इसके पीछे वाला जो फेस होगा, ये लूप का पीछे वाला जो फेस होगा वहाँ नॉर्थ होगा। ठीक है, समझ गया, बस सिंपल। तो लेकिन फिर इसके बाद एक और पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, जब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जब तेरे को करंट दिखाई दे, सर आगे बोलिए, तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे तो तू सामने की तरफ, सामने मतलब जो तेरे को दिखाई दे रहा है, मतलब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पर ये करंट मान ले ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉक। अब तेरे को करके भी दिखा देंगे रूल से भी भाई, ऐसे कुछ थोड़ी है। देख करंट के दिशा में 4 उंगली को कर्ल कर, करंट ऐसे जा रहा है इस बार, सर ऐसे कैसे, अरे बकलोल ऐसे है ना, तो ऐसे करेगा तो ऐसे अंगूठा, हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। भैया जिस तरफ अंगूठा आए उस तरफ नॉर्थ। देख इस बार ऐसे जब तू कर्ल किया तो अंगूठा ऐसे गया, तो यहाँ पर नॉर्थ, और इस तरफ नहीं जा रहा ना अंगूठा, तो इस तरफ क्या होगा, साउथ। मतलब अगर हम इधर से देखेंगे तो साउथ दिखेगा, यहाँ सामने से देखेंगे तो नॉर्थ दिखेगा। तो तू सिंपल ट्रिक याद रख भाई, ऐसे नहीं हो रहा। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, देख एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर सामने वाले फेस में क्या बन लेना, नॉर्थ। खत्म। तो सामने वाले फेस में अभी क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। तो यानी कि ऐसे हम लोग कह सकते हैं, मतलब कि एम का डायरेक्शन निकाल के, अच्छा यहाँ पर क्या लिखे हैं कि एम हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, यानी कि इस केस में एम कहीं इस तरफ होगा। एम मतलब क्योंकि नॉर्थ इधर है तो ऐसे होगा। अच्छा इस केस में देख 4 उंगली ऐसे कर्ल किया तो ऐसे आ रहा है, यानी कि जो एम होगा वो इस केस में इस तरफ होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भाई साहब। नॉर्थ पोल जिधर होगा उस तरफ एम पॉइंट करेगा, और जिस तरफ साउथ होगा उससे दूर भागेगा एम। ठीक है, समझ गया। देख यहाँ पर छोटा सा और देख ले एक चीज़ इंपॉर्टेंट, देख जैसे यहाँ पर तेरे को बताया था ना कि ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और साउथ पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पॉजिटिव बोलते हैं और ये वाले को नेगेटिव बोलते हैं। तो माइनस से प्लस की तरफ एम का डायरेक्शन होता है ना, तो एम किस तरफ पॉइंट करता है, देख ले, ये पॉइंट करने वाला बात नहीं समझ में आया तो यहाँ देख ले, ये जो एम है वो किस तरफ पॉइंट करता है, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि एम का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है। समझ में आया कि नहीं आया, बस यही चीज़ था। लेकिन ये एम का फॉर्मूला आई ए कैसे आता हो तो क्लियर ना, आई का मतलब करंट उस लूप में, क्योंकि वो जो एम बराबर क्यू इंटू 2L है वो तो एप्लीकेबल है नहीं है भैया लूप के लिए। ठीक है, तो यानी कि एक लूप भी मैग्नेटिक डायपोल डेवलप कर सकता है। समझ आया भाई, चार्ज ही अकलौता ऐसा चीज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बनाने का 2 तरीका है। सर क्या, एक वायर से मैग्नेटिक फील्ड बना ले, एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बना ले। क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। समझ आया कि नहीं आया, ये सबसे बड़ा अंतर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ये लिख ले। अच्छा सुन, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये m बराबर आई ए कैसे आया उसका हम 2 मिनट डेरिवेशन बता देते हैं उसका। ठीक है, चल भाई पहले इसको लिख जल्दी से। अच्छा 1 मिनट, डेरिवेशन इसका बताएंगे अभी हम, m बराबर आई ए का डेरिवेशन अभी हम बताएंगे, लेकिन इसका डेरिवेशन अभी बना लेते। चल पहले इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग। आजा आइए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए। अभी हम लोग को जानना है कि जो m होता है, मतलब कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो आई ए के बराबर कैसे होता है ये जानना है। ठीक है, चल तो इसका छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, तुरंत बताते हैं। देख भाई यहाँ पर ये मतलब ना डेरिवेशन बढ़िया एनालॉग देगा तेरे को, एनालॉग। सर एनालॉग मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपैरिजन। तेरे को याद होगा कि जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास एक लूप है और इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर इस लूप का रेडियस आर है ना, लूप का रेडियस मान ले स्मॉल आर है, मान ले लूप का रेडियस ए है। ठीक है, ए इज़ द रेडियस ऑफ लूप, और इसके आर दूरी पे अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, पिछले चैप्टर का ये, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता था, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना आता था, सर ये आता था
सर ये आता था, कितना आता था बोल भाई, सोच के बता, सोच के बता, सोच के बता, कितना आता था। ये तेरा आता था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 आर का पावर, मतलब ऐसे तो होता था ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसे होता था, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ये होता था, ठीक है। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे होता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, वैसे ही तेरा जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता था, मतलब कि तेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसको भी एक्सियल पॉइंट पे निकालते थे। अच्छा, तेरे को दिख रहा होगा कि ये आर बहुत बड़ा है, तो इस आर स्क्वायर को हम लोग बढ़ा देते थे और ए स्क्वायर को छोटा, तो ये आर स्क्वायर को हम लोग क्या करते थे, मतलब ए स्क्वायर छोटा हुआ करता था, तो ये ए स्क्वायर को हम लोग इग्नोर कर देते थे और यहाँ से आ जाएगा ये म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2। ये आर स्क्वायर बड़ा है तो ए स्क्वायर को 0 ले लेंगे, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू 0 ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 आर की पावर 3, ये आएगा बोल आर की पावर 3। तो ये आ गया तेरा मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, मतलब एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना हुआ करता था, ये वाला जो हम निकाले म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई, ठीक। अब वैसे ही तेरे को याद होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इसके आगे हम डेरिवेशन यहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट होता था। सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का मतलब जैसे यहाँ पर कोई चार्ज है मान ले -q और यहाँ पर एक चार्ज है +q, तो इन दोनों चार्ज के बीच का यहाँ से यहाँ तक दूरी होता था 2l, मतलब ये वाला डिस्टेंस l होता था, ये वाला l होता था, और यहाँ से यहाँ तक तो एक डिस्टेंस लेता था r, और इस पॉइंट पे तो निकालता था इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे, डाइपोल के एक्सिस पे। वैसे ही यहाँ पर जैसे इसके एक्सिस पे निकाल रहा है, वैसे ही ये चार्ज के एक्सिस पे निकालता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आता था सर म्यू नॉट कहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/2P/r³, ठीक है। हालांकि यहाँ पर r ऐसे होता था, हालांकि r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर, तो वहाँ पर हम लोग क्या किए, एजम्पशंस लिए और यहाँ पर r की पावर उसको 3 कर लिए, एजम्पशंस लेके r की पावर 3 कर लिए। अब देखना तू यहाँ पर कि ये जो तेरा, अगर इसको हम लोग स्मॉल r ले लेते कोई दिक्कत है, ताकि कंपेयर हो पाए बढ़िया। भाई ये रेडियस जो लिख रहे हैं उसको स्मॉल r लेते हैं, मतलब रेडियस नहीं, ये r जो दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, उसको स्मॉल r ले लें, ये भी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये भी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, इसमें भी नीचे में r³, इसमें भी नीचे में r³, इसमें भी म्यू नॉट कांस्टेंट, इसमें एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये P वाला कुछ काम नहीं खा रहा है। यहाँ पर P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एब्सेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का, और ये इक्वेशन 2 है, इसमें से कहीं पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तेरे को समझ गया ना, जैसे यहाँ पर P पॉइंट पे निकालते थे, यहाँ भी P पॉइंट पे निकाल रहे हैं, कंपैरिजन चल रहा है, एनालॉग चल रहा है। एनालॉग मतलब कि कंपैरिजन, एनालॉग का मतलब बताएंगे अभी, एनालॉग शब्द का मतलब अभी हम बताएंगे, जल्दी जल्दी करने दे भाई डेरिवेशन पहले, ठीक है। देखना ध्यान से, यहाँ से देखना, देख। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट जब हम लोग आगे निकालेंगे तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर म्यू नॉट बाई 2 है। ओके सर, ओके सर। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं कुछ यहाँ पर इस तरीके से लाने के लिए, ताकि यहाँ पर देख भाई ऊपर में 2 है लेकिन यहाँ तो 2 नहीं है, तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड। सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया, देख भाई यहाँ पर 2 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर तो कोई 2 है नहीं, तो इसलिए हम क्या किए, इस वाले इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं। इक्वेशन 1 को हम क्या किए, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। ओके सर, ओके सर। अरे भाई ये जो इक्वेशन 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अब इसको इससे कंपेयर करना होगा जरा, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा इसको एक काम करते हैं ना, यहाँ पर एक पाई से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सर पाई से क्यों करेंगे बताते हैं, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर पाई से भी मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, देख यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई से ऊपर 2 पाई से नीचे, देखें यहाँ पर 2 पाई आया, और यहाँ पर जब 2 पाई से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 पाई हो जाएगा। भाई यहाँ पर 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 पाई, और यहाँ पर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई इंटू 2 4 पाई, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ध्यान से, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है सर, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है सर। ये r³ भी एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है सर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बचा, और ये 2 भी तो कांस्टेंट हो, यानी कि म्यू नॉट, ये 2 और ये 4 पाई, ये सारा कांस्टेंट हो गया। और कुछ कांस्टेंट है, और कुछ कांस्टेंट नहीं, और कुछ नहीं। और यहाँ पर क्या बचा, i पाई a स्क्वायर, और यहाँ पर ये r का पावर 3।
तो तू ध्यान से देखना, ये सारा तो कांस्टेंट टर्म है, बच रहा है यहाँ पर आई पाई स्क्वायर। यहाँ पर भी जैसे देखिए ये कांस्टेंट है, दिख रहा है ना कैमरा में, बढ़िया तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर ये सारा टर्म कांस्टेंट है, ये यहाँ पर p बच रहा है। यहाँ पर भी ये सारा टर्म कांस्टेंट है, 2 है, यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई है, यहाँ पर इसका ये कांस्टेंट है, यहाँ r का पावर 3 r का पावर 3। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसलिए हम b बराबर लिखेंगे यहाँ पर म्यू नॉट 2m, m कहाँ से आया, इसके जगह पे लिख दिया, इसके जगह पे लिख दिया m अपॉन 4 पाई r की पावर 3। देख अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट बढ़िया कंपेयर हो रहा है, बढ़िया कंपेयर, डेरिवेशन हुआ। यहाँ से हम m को क्या लिख सकते हैं, m को क्या लिख सकते हैं, करंट इंटू पाई ए स्क्वायर। अब ये पाई ए स्क्वायर क्या है, व्हाट इज पाई ए स्क्वायर, यहाँ लिखते चल, व्हाट इज पाई ए स्क्वायर, व्हाट इज पाई ए स्क्वायर, एरिया एरिया एरिया। सर किसका एरिया, ये वाले सर्कुलर लूप का, इस सर्कुलर लूप का रेडियस a, तो इसका एरिया होगा ना पाई ए स्क्वायर। हाँ तो यानी कि एरिया लिख सकते हैं, व्हाट इज एरिया, ए को, एरिया को ए मान ले, मान लीजिए सर आपका बोर्ड, आपका मार्कर, हाँ तो ये इसको ए मान लिए, सर्कुलर लूप का एरिया को ए मान लिए। ओके तो यानी कि ये पाई ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए m की जगह पे आई पाई ए स्क्वायर, और ये पाई ए स्क्वायर को हम क्या मान रहे हैं, ए। तो यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला m बराबर आई है, m बराबर आई है। तो ये जो डेरिवेशन हुआ m बराबर आई है, ये एनालॉग से हुआ। ठीक है, ठीक है, ओके सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बार मैग्नेटिज्म इक्विवेलेंट सोलेनॉइड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, छाप ले इसको। अच्छा अभी जो डेरिवेशन हुआ, मतलब कि मैग्नेट, अभी हमको वही करना है, अभी तो वही पढ़ा रहे हैं हम। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, अब ये करना है। लेकिन अभी जो डेरिवेशन हुआ था जस्ट, अच्छा सर उस डेरिवेशन से अभी हम एक मैग्नेटिक फील्ड का भी जस्ट फॉर्मूला निकाले थे, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या निकाले थे सर, निकाले थे आप म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r क्यूब। हाँ ये निकाले थे। मतलब किसी भी मैग्नेट का एक्सियल पॉइंट पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, जैसे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप था ना, उसके एक्सिस पे इतना रहा था, तो किसी भी मैग्नेट का भी अगर एक्सिस पे देखेंगे ना तो इतना ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक्सियल पॉइंट पे। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बार मैग्नेट को बेसिकली सोलेनॉइड से कंपेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए सोलेनॉइड का ज्ञान होना चाहिए। सर मेरे को नहीं है, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। यहाँ देख बस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो अभी पीछे बताएं वो क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देख हम लिख रहे हैं सोलेनॉइड, और इस तरफ हम ले रहे हैं बार मैग्नेट वही, मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं ना कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेट से भी बनता है और करंट कैरिंग वायर से भी बनता है। हाँ तो बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सेम टू सेम सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड के जैसा होगा। अच्छा यही करने वाले हैं। देख यहाँ पर ये हम लिए बार मैग्नेट, और ये बार मैग्नेट थोड़ा बढ़िया और बनाते हैं क्योंकि डायग्राम ही मेन इंपॉर्टेंट है। डायग्राम समझ गया तो काम हो गया। ठीक है, एग्जाम में से जो पूछेगा जितना पॉइंट बन सकता है हम लिखवा देंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, वैसा ही यहाँ पर हम सोलेनॉइड ले रहे हैं। और तेरे को मालूम है कि सोलेनॉइड जो होता है वो तो बैटरी से चलता है। जी सर, बैटरी से चलता है, बैटरिया के बिना सोलेनॉइड तो चलेगा नहीं। कुछ ऐसा होता है सोलेनॉइड, सर ये गोल सोलेनॉइड होता है, उसमें ढेर सारा वायर लपटा होता है। हाँ सही बोले सर। और यहाँ पर एक बैटरी होता है, बैटरिया, और बैटरिया ऐसे लगा होता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है। फिर यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पर आई पहुँचेगा, आई मान ले कि करंट ऐसे गया, यहाँ ऐसे हुआ, फिर ये ऊपर गया, सब जगह ऊपर 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 ऊपर, और यहाँ से करंट आ गया बाहर, ऐसे घूम के बाहर आया होगा, और ऐसे करके यहाँ से निकल के घुस गया होगा। ठीक है, अब देख भाई, अब यहाँ पर देख, यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल तो पहले ही पता हुआ है। अच्छा यहाँ पर नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा और कहाँ घुसेगा, साउथ में। नॉर्थ से निकलेगा और कहाँ घुसेगा, साउथ में। ये बात कन्फर्म है सर? ये तो हम अभी पहली बार सुन रहे हैं। ये 2 क्लास में बताया जाता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ में घुसता है, और यहाँ बात खत्म नहीं होता है, अंदर में साउथ से नॉर्थ भी जाता है। सॉरी अंदर में, हाँ ठीक है, अंदर में साउथ से नॉर्थ भी जाता है। ठीक है, ऐसा पता है। ठीक, अब यहाँ पर आओ बस। यहाँ पर अगर ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मान ले कि तू इस वाले सोलेनॉइड से यहाँ कोई पी पॉइंट पकड़ता है, और इस पी पॉइंट पे तेरे को जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक वैसे ही ये वाला से भी तू यहाँ पर पी पॉइंट पकड़ता है और जानना चाहता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अगर इस सोलेनॉइड का हम लोग देखेंगे तो सोलेनॉइड का इतना आएगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसका देखेंगे, किसका, बार मैग्नेट का, पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे बार मैग्नेट का आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई
आर क्यूब। और ये जो तेरा सोलिनॉइड है उसका भी, ये जो सोलिनॉइड है उसका भी पी पॉइंट पे कितना आएगा, इतना ही आएगा। मतलब एक्सियल पॉइंट पे जब हम सोलिनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो इतना निकल रहा है, अगर इस बार मैग्नेट के थ्रू निकाले तो भी इतना ही निकल रहा है, मतलब दोनों के थ्रू सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। हाँ, ये सबसे खतरनाक बात हुआ, शॉक्ड हो गया सब निकाल करके। ये तो भाई सब करंट है, इसमें तो मैग्नेट का बात ही नहीं है, उसके बावजूद जितना मैग्नेटिक फील्ड इसका उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसका। ये पहला पॉइंट हुआ, ये पहला इक्विवेलेंसी हुआ। यहां क्या लिखा है, बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलिनॉइड, मतलब बार मैग्नेट जो है बिना उसके हम एक अगर सोलिनॉइड ले लें तो सोलिनॉइड भी वही रोल प्ले करेगा जो बार मैग्नेट प्ले करता है। ये मतलब है इस टॉपिक का, मतलब देख क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आता है। अब यहां पर जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो इसमें नॉर्थ और साउथ कहां है, अरे मेरे पास राइट हैंड है, मेरे पास m बराबर IA है, उसकी हेल्प से हम निकाल देंगे कहां नॉर्थ कहां साउथ। तो तेरे को क्या बताया गया था थोड़ी देर पहले, 4 उंगली को कर्ल करो करंट की दिशा में। क्यों, क्योंकि हमको जानना है कि इस सोलिनॉइड का नॉर्थ पोल कहां है, साउथ पोल कहां है, अगर ये मैग्नेट है तो 4 उंगली को कर्ल करो करंट की दिशा में, और राइट हैंड का, तो अंगूठा जिधर जाए, राइट हैंड का, उस तरफ होगा नॉर्थ पोल, और जिस तरफ ना जाए उस तरफ साउथ पोल। सिंपल। तो यहां पर देख करंट ऐसे है, करंट ऐसे, अच्छा ये करंट कैसा जा रहा है, ऐसे ऐसे बह रहा है ना, मतलब एंटी क्लॉक। ये करंट कैसा है, तो कुछ ऐसा है ना, मतलब ये देखिए करंट ऐसे निकल रहा है, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा होगा भाई, ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे आ रहा होगा। तो यानी कि करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पर है एंटी क्लॉक, मतलब नॉर्थ पोल आएगा, एंटी क्लॉक में नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉक है, मतलब ऐसे, तो टिक 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 टिक, देख ऐसे गोल घुमा है टिक, तो यानी कि इधर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। और यहाँ पर देख करंट ऐसे, यहाँ पर करंट कैसा है, यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज है, देख ले तू, देख ले यहाँ पर करंट ऐसे है, मतलब क्लॉकवाइज। बिल्कुल सर सही बोले, यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ साउथ होगा, तो यानी ऊ करके देख ले, देख ऐसे होगा उई, तो यहाँ नॉर्थ, इधर नहीं जा रहा है, इधर पॉइंट नहीं कर रहा है, इधर अंगूठा पॉइंट नहीं कर रहा है, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, साउथ। देख यहाँ भी नॉर्थ साउथ, समझ गया भाई, एकदम क्लियर। बोलेगा सर पॉइंट पी ना, आप सर यहाँ नॉर्थ की तरफ पॉइंट पी लिए हैं और यहाँ सारे बकलोल कहीं भी पॉइंट पी ले, सेम आएगा, चले यहाँ ले चाहे वहाँ ले, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बनेगा, हैशटैग हम बीच में ही लिख रहे थे पूरा पॉइंट, ठीक है। डिफरेंस तो अब खत्म भाई, डिफरेंस तो बस फिगर में है, फिगर में डिफरेंस है, काम दोनों सेम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैशटैग द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट एंड सोलिनॉइड आर सेम टू सेम। वाह सर क्या इंग्लिश है, सेम टू सेम, वाह। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करते हैं ना, और हम लोग को जानकारी जानना है, तो थ्योरेटिकली निकाला गया ना, ये वैल्यूज थ्योरेटिकली निकाला गया है। हम ठहरे तेज आदमी, हम यहाँ पर एक कंपास लेके आ गए, और कंपास जब लेके आए तो कंपास का काम क्या होता है, डिफ्लेक्शन दिखाना। तो कंपास अगर इसके केस में इतना डिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसके केस में भी उतना ही डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो कंपास जो है सेम डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। कंपास का काम क्या होता है, कंपास का निडल जो होता है वो एक मैग्नेटिक निडल होता है, जो ये बताता है कि किस तरफ नॉर्थ है साउथ है उसके तरफ पॉइंट करता है। जितना पॉइंटिंग इस तरफ हो रहा है उतना ही पॉइंटिंग इस केस में भी हो रहा है, मतलब दोनों का स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बिल्कुल सही बात। तो सेम डिफ्लेक्शन सेम हो रहा है दोनों केस में, तो सेम डिफ्लेक्शन shown in both the cases, मतलब सोलिनॉइड के केस में या फिर उसके केस में सेम डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये लिख ले भाई, बस ये इतना ही, इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं, आजा। ओके सर। तो भैया एनालॉग आइए एनालॉग आइए। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे एनालॉग का। सर ये एनालॉग क्या होता है, एनालॉग वही जो तेरे स्कूल में पढ़ाया गया। सर क्या बता रहे हैं, एनालॉग सुन ले भाई 2 मिनट। एनालॉग का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करना मैग्नेटिक फील्ड से। अच्छा क्यों बता रहे, सुन देख। जैसे मान ले भाई दो आदमी है, रमेश और सुरेश, 2 आदमी है, ये है रमेश और एक और है सुरेश। अब रमेश जो है ये भीख मांगता है सर हाँ, और ये भी भीख मांगता है, मतलब दोनों भिखारी है, दोनों भीख मांगता है। अच्छा रमेश जो है वो रेलवे स्टेशन में भीख मांगता है, और ये जो सुरेश है ये भी रेलवे में भीख मांगता है। भैया खतरनाक। और ये जो सुरेश है वो हंसता है और ये भी खूब हंसता है, ये भी टकला है, ये भी अनमैरिड है, और ये भी अनमैरिड है, मतलब दोनों खतरा से खाली है। ये दोनों अनमैरिड है, दोनों खतरा से खाली है, ठीक है। हाँ तो मतलब ये लोग के जीवन में कोई दुख नहीं होगा। सर क्या बात कर रहे हैं, दुख क्या बात कर रहे हैं, मैरिड अनमैरिड, ठीक है, दोनों अनमैरिड है। वाह सर वाह, दोनों लिख देते हैं लेना, अनमैरिड
अनमैरिड मतलब अभी मरा नहीं है, मैरिड हो जाएगा तो मर जाएगा। अभी देख मैरिड में ना मर आता है, मर मर, मैरिड मतलब मर मतलब कहीं से, अभी अनमैरिड है मतलब अभी मरा नहीं है, जैसे शादी करेगा वैसे ही मरना का, समझ गया होगा भाई। चल आगे सुन, आगे सुन, आगे सुन। दोनों अनमैरिड है, दोनों भिखारी है, ठीक है। अच्छा, और सिमिलरिटी, ये भी रेड शर्ट पहन के भीख मांगता है, मतलब इसका रेड और भी फटा हुआ शर्ट पहनता है बाबू, ये भी रेड शर्ट पहन के फटा हुआ। हम यहाँ पर किसी का सेंटीमेंट हर्ट नहीं कर रहे, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या दोनों का माँ बाप सेम होगा? नहीं, दोनों अलग अलग, मतलब दोनों सेम काम कर रहा है, भिखारी है, दोनों सब चीज़ सेम है, लेकिन सिमिलैरिटीज है दोनों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों आदमी सेम होगा, दोनों का माँ बाप अलग अलग है, दोनों दिखता अलग अलग है, काम और कुछ कुछ गलती से यहाँ पर मिसमैच हो गया, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं कोइंसिडेंस। ये कोइंसिडेंस हो गया कि ये लोग मैच कर रहा है, दोनों का काम भी सेम, दोनों भिखारी, इसका भी घर में भूखमरी, इसका भी घर में भूखमरी, भिखारी भिखारी, रेलवे रेलवे, अनमैरिड अनमैरिड, रेड रेड, रमेश सुरेश, नाम भी थोड़ा रमेश सुरेश, समझ रहा है कि नहीं। लेकिन क्या है कि दोनों आदमी अलग अलग है, ठीक है, समझ में आया ना। तो वैसे ही हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, मैग्नेटिक फील्ड अलग है, लेकिन जानबूझ के हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ताकि थोड़ा मजा आए, थोड़ा कुछ रिजल्ट सिमिलर सिमिलर, और उस रिजल्ट से फायदा भी हो रहा है। जैसे तू ये देखना कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर किए तो m बराबर आई ए लेके आए ना, तो ये m बराबर आई ए कैसे आया? जब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर किए दोनों फॉर्मुलाज को। तो इसीलिए ये जो एनालॉग है, यानी कि जो कंपेरिजन है इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करने का, ये वाहियात नहीं है, ये काम का है, समझ गया होगा। तो ये मतलब होता है एनालॉग का कि दो चीज़ को आपस में कंपेयर करना, ये जानते हुए कि दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है, तो मज़ा आ रहा है इसीलिए कंपैरिजन चल रहा है। ठीक है सर, समझ गए सर। तो अभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे बढ़िया। तो इस तरफ हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तरफ ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। आ जाए, इस तरफ हम लेते हैं इस तरफ हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके सर, और इस तरफ हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों को कंपेयर मारते हैं बढ़िया। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि अच्छा, पहले हम यहाँ पर ना एक मैग्नेटिक डायपोल ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पर हम ले लेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसमें क्या ले लेंगे हम? मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम एक चार्ज ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान ले कि मेरे पास एक सिस्टम है माइनस प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का, ठीक है, प्लस यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू चार्ज का सिस्टम है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा सर? इन दोनों के बीच का दूरी होगा 2L, और इस पॉइंट P पे हम निकालेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक अभी जस्ट निकाल के वो बताए थे हम, मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग R ले ले तब, ठीक है, अगर R ले ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई 2p बाई r का पावर 3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ले भाई वेक्टर लगा ले, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो क्या लेगा यहाँ पर? बार मैग्नेट। देखना कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पर ये माइनस एंड है ना, नेगेटिव, और नेगेटिव हम लोग किसको बोलते हैं? साउथ पोल को, और पॉजिटिव बोलते हैं नॉर्थ पोल को। ले वैसे ही सेट भी कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट वैसे ही पी लेंगे, और इससे कुछ दूरी r पे हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्सियल पॉइंट पे, अभी हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे। सेम टू सेम आएगा, ये पॉइंट नंबर 1 चल रहा है, और भी बहुत सारा एनालॉग है। इसका डेरिवेशन एक भी नहीं करना है, स्कूल वाला भकलोल लोग इसका डेरिवेशन करवा दिया, डेरिवेशन किसी का नहीं करना है भाई, बस समझना है ये सब, ठीक, बस समझना है और आगे बढ़ना है, डेरिवेशन नहीं करना है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है चैप्टर में, सिलेबस के हिसाब से μ0/4 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा 2m वेक्टर बाई r की पावर 3, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, और ये आ गया तेरा मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे। कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं सर। अब हम लोग दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो चार्ज है इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सर ये सब तो पहले चैप्टर का, हाँ भकलोल तो पहले चैप्टर पढ़ना चाहिए था ना, मुँह उठा के आ गया, या सर मुँह उठा के सर होगी। तो यहाँ पर ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दोनों के बीच का फिर से दूरी कितना होगा सर? यहाँ पर यल तो पूरा 2L। अब इसके R दूरी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, याद कर, P पॉइंट पे, और यहाँ पर ऐसे करके एक ट्राइंगल बनाते थे। हाँ सर कुछ याद आया, ये R कहाँ का डिस्टेंस है? ये R इस सेंटर से लेके यहाँ P पॉइंट तक का डिस्टेंस है। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट लेंगे और यहाँ पर भी वही करेंगे। सर क्या? यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट था? इक्विटोरियल, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे? इक्विटोरियल पॉइंट लेंगे, और चार्ज के मैग्नेटिक इक्वेटर पे निकालेंगे, है ना, मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर, हाँ वही, मतलब उसी पे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी वैसे ही सेम डायग्राम बनेगा, सेम डायग्राम बनेगा, सेम। यहाँ पर तेरा नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर तेरा साउथ पोल होगा। थोड़ा इसको पतला कर लें, आ जा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का L, और यहाँ से तो इस पॉइंट से R दूरी पर जाएगा। सर ये तो सेम लग रहा है, सेम होगा, ये इसको यहाँ पर बढ़ा ले आगे,
और इस P पॉइंट पर तू निकालेगा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वैसे यहाँ पर क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले ले R, कहाँ है तो यार, दूरी ले ले R, कहाँ है तो यार, दूरी ले ले R, कहाँ है तो यार, दूरी ले ले R, कहाँ तो यार, तो ये R हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तू निकालेगा जब मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, EQ का मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट, जल्दी जल्दी करते हैं इसको हम लोग, बहुत सारा और करना है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा तो आ जाएगा μ0/4 m वेक्टर बाई r⁻3, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, उई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, सेम टू सेम वैसे ही जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड आया वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा और कुछ नया नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर बाई r⁻3, ठीक है। तो ये देख सेम आ रहा है, समझ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे। और अब क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, और ये जो तेरे को दिख रहा है मैग्नेटिक डाइपोल नॉर्थ साउथ पोल से जो बन रहा है उसको भी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, और तब देखेंगे क्या होता है, सेम रिजल्ट आएगा फिर से, ठीक है। चलिए लिख ले भाई। नेक्स्ट देखिए गाइस, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे तीसरे पॉइंट पे, और यहाँ पर भी आएंगे तीसरे पॉइंट पे, और तीसरे पॉइंट में, तीनों का मतलब तीसरा पॉइंट में फिर सिमिलरिटी रहेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये है कौन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसको प्लेस कर देंगे सर, डाइपोल को। मतलब यहाँ पर ये -q और यहाँ पर ये +q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों के बीच का दूरी 2L, ठीक है। तो अभी जब ये ऐसा टेढ़ा हो गया है तो यानी इस पर क्या लगा है, टॉर्क लगा है, टॉर्क याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब हम लोग प्लेस करते हैं तो ये डाइपोल पे टॉर्क लगता है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो इसमें हम लोग टॉर्क को क्या लिखेंगे, टाउ बराबर P क्रॉस E। ये टॉर्क लगता है ना, इसको थोड़ा और अगर चाहे तो स्केलर में लिख ले भाई, P sin थीटा, याद आया कुछ, पगला इधर आ साइन थीटा, पगला इधर आ साइन थीटा, पगली धारा भी हो सकता है, ठीक है। तो टॉर्क हुआ। वैसे ही हम लोग यहाँ पर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में किसको रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे मैग्नेट को, और ये मैग्नेट का इस तरफ रहेगा साउथ पोल, इस तरफ नॉर्थ पोल, क्योंकि साउथ पोल को हम लोग माइनस ले रहे हैं और नॉर्थ पोल को प्लस ले रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगा वो 2L होगा, बहुत बढ़िया। और ये माइनस से प्लस की तरफ m वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का दिशा होगा, ठीक है। ये ऐसे घूम गया है मैग्नेट, तो इस पर भी मैग्नेट पे भी क्या लगा है, टॉर्क लगा है। यहाँ पर ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से जब हम लोग ये टॉर्क निकालेंगे कि कितना लगा है, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वैसे यहाँ पर होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ये टॉर्क जब हम लोग निकालेंगे तो उसको लिखेंगे हम लोग mb sin थीटा, है ना, जैसे यहाँ पर p sin थीटा वैसे ही हो जाएगा mb sin थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया टॉर्क के लिए। अब यहाँ पर सीन ऐसा है ना कि जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे घूमता है तो घूमने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, जैसे यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही यहाँ पर होता है मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पर चौथा पॉइंट में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये तू पढ़ा था भाई चैप्टर नंबर 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को किससे हम लोग डिनोट करते हैं सर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं U से, पता नहीं कितना याद है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर इसमें हम लोग चौथा पॉइंट लेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और भाई ये सारा फॉर्मूला याद कर भकलोल, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो भकलोल, फॉर्मूला में यूज़ होगा, ओके सर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका क्या होता है, इसका होता है P.E, याद आया कुछ, P.E, अगर याद आया तो गलत है आप, यहाँ पर माइनस P.E होता है, ओहो हो, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है तो यहाँ पर इसलिए डॉट प्रोडक्ट होता है। इसको और हम लोग दिल खोल के क्या लिखेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट खोल के क्या लिखेंगे, -PE cos थीटा, सर याद आया, -PE cos थीटा। अब यहाँ पर कुछ नहीं, इसका एनालॉग कंपेयर कर लेंगे, डेरिवेशन ये सबका नहीं आएगा, बहुत भकलोल उसका डेरिवेशन नहीं आएगा, इसका डेरिवेशन क्यों करवा रहे हो, डेरिवेशन नहीं होगा इसका, ठीक है, मजाक कर रहे थे, डेरिवेशन इसका नहीं होगा। अगर आपको कोई टीचर करवाया तो उसको टीचर को ख़राब नहीं बोलना है, डेरिवेशन इसका नहीं करना है, ठीक है। आपको बस इसको मतलब समझना है, अंडरस्टैंड करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चल भाई, तो यहाँ पर इसका हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और डेरिवेशन अगर करना भी तो सेम टू सेम होगा, जो जैसे इसका डेरिवेशन होता है वैसे ही इसका भी होगा सेम टू सेम, तो कोई फायदा नहीं है डेरिवेशन। हम कोई टीचर को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रहे या कुछ नहीं बोल रहे, हम ये कह रहे हैं कि मतलब डेरिवेशन बस नहीं करना है इसका, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बस और कुछ नहीं है ना। यहाँ पर कुछ और फालतू बात फैलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -m.b, -m. मेरे से भी बहुत गलती, बहुत सारा होता है यार, बहुत सारा गलती मेरे से होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे गलती होता है। अब यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, m.b लिख लिए, तो इसका यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी,
यू बराबर एम बी कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा है ना। यहाँ पर जैसे कैसे होगा, जैसे यहाँ पर कैसे है पी ई कॉस थीटा, वैसे यहाँ पर माइनस एम बी कॉस थीटा। माइनस क्यों लगता है, माइनस कहाँ से आया, तो उसके लिए डेरिवेशन है, जैसे इसमें माइनस क्यों आ रहा है, डेरिवेशन है। तो ये समझ में आओगे यहाँ तक है ना, ये एनालॉग्स हुआ, ठीक है। और ये एनालॉग का जितना फॉर्मूला है ये सब याद रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, 100% यूज़ होगा, ठीक है। तो इसको लिख ले भाई, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। भाई देख मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा कम है, ठीक है, फिर भी हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर इसको हम लोग कभी कभी लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या फिर लाइन ऑफ फोर्सेस एक ही बात है दोनों, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब कौन डिस्कवरी किया था, तो एक फराडे एक साइंटिस्ट था, फराडे, जिसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ना भी है, फराडे। ये फराडे ये बताया कि जो नॉर्थ पोल और साउथ, मतलब कि देख वही वाला एक्सपेरिमेंट यार, कि मैग्नेट को रखेंगे और मैग्नेट के अगल बगल आयरन का ऐसे पार्टिकल्स रख देंगे, तो आयरन का पार्टिकल्स मैग्नेट का जो फील्ड है उसके दिशा में ऐसे अलाइन हो जाएगा। तो इस बात को फराडे बताया, और फराडे के कहने पे कुछ प्रॉपर्टीज़ रख लिया वो। जैसे यहाँ पर देख मैग्नेटिक, हालांकि ऐसे होता है, यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है, और ऐसे ऐसे करके आयरन का पार्टिकल्स अपने आप को अरेंज कर लेता है, कुछ इस पैटर्न में अरेंज कर लेता है। तो हम लोग सोचे कि अब इतना पैटर्न में हम डॉटेड से क्यों दिखाएं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये सारे को मिला देते हैं और उसको कह देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेटिक फील्ड का, ये नॉर्थ से निकलता है साउथ में घुसता है। बहुत लोग पूछेगा सर ऐसा क्यों होता है, तो उसमें टेंशन वाला चीज़ नहीं है, ये अजम्पशन है एक। जितना भी हम पढ़ाएंगे अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे सारा अज्यूम किया हुआ कि नॉर्थ से निकलता है साउथ में घुसता है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि नॉर्थ से निकला साउथ में घुसा, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ये अज्यूम्ड प्रॉपर्टी है। हाँ, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना ऐसे करके जो बना रहे हैं हम लोग, ये कर्व है ताकि हम लोग ये दिखा सके कि फील्ड यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ कहाँ तक है, कैसा दिखने में है, वो चीज़ को दिखा सकें, इसीलिए ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को ऐसे दिखा दिए पास पास, मतलब फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बहुत दूर दूर दिखा रहे हैं, ऐसे दूर दूर दिखा रहे हैं, मतलब फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग ये दिखा सकें कि किस मैग्नेट से कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन असली में होता है, दिखाई देता है, नहीं दिखाई तो नहीं पड़ता है, तो ये इमेजिनरी लाइंस होता है जिसको हम लोग बनाते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिखा सके, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है, उसको दिखाते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, दीज आर कर्व्स होता है, हालांकि ये कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं हम लोग। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, यूनिफॉर्म यानी हर जगह कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं कहीं कहीं स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, लेकिन जनरली हम लोग कर्व बनाते हैं अगर हम लोग बार मैग्नेट ये सब का दिखाते हैं तो दीज आर इमेजिनरी। जैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था यार, वही चीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पढ़ा है चैप्टर को, तो ऐसे करके पार करेगा उसको, ठीक है। ऐसा नहीं करना, पूरा देखना। दीज आर इमेजिनरी कर्व्स, दीज आर इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉन to represent the strength comma direction। स्ट्रेंथ डायरेक्शन भी तो दिखाता है ना मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, स्ट्रेंथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डायरेक्शन ये सब दिखाने के लिए जो हम लोग फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अभी तक तो ये समझ ही गया होगा कि वीडियो कितना डिटेल में है, ठीक है। अच्छा आगे देख, नेक्स्ट ये इमेजिनरी कर्व्स है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। चल यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 देख, यहाँ पर वही चीज़ पॉइंट नंबर 1 में कि अगर हम लोग यहाँ पर एक नॉर्थ पोल ले और साउथ, कुछ डिफरेंसेस भी है, ऐसा नहीं कि सारा इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे सिमिलर है, बहुत सारा डिफरेंस भी है। अगर यहाँ पर हम लोग ले तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और साउथ पोल में घुसता है ना, ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टू साउथ पोल, ये सही होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, साउथ में जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। गलत है रे भगलोल, गलत है। नॉर्थ से निकल के साउथ में नहीं घुसता है भगलोल, नॉर्थ से ओरिजिनेट करता है साउथ में टर्मिनेट करता है, गलत है। ये क्लोज्ड लूप होता है, नॉर्थ से निकला साउथ में गया और फिर साउथ से नॉर्थ अंदर घुसता है। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में घुस जाएगा, भाई साहब ये क्लोज्ड लूप होता है। तो अगर नॉर्थ से निकला है तो साउथ में घुस के फिर साउथ से नॉर्थ जाएगा, मतलब ये एक ऐसा सर्कुलर लूप है गोल सा, और लूप का कभी भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, जहां से शुरू हुआ कहीं पर ये खत्म नहीं होता है, गोल गोल होता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं। हाँ, अगर तू ऐसा बोल रहा है कि नॉर्थ से साउथ ये आउटसाइड द मैग्नेट है तब सही है। अगर तू ऐसा कह रहा है कि नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट है तो ठीक है, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ तब ठीक है। लेकिन अगर तू ये कह रहा है कि नॉर्थ से निकलता है साउथ में घुसता है तो गलत है भगलोल, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप, ओके सर। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इसी के अंदर है ना, यहां पर हम लिख देते हैं नॉर्थ
से साउथ की तरफ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ से साउथ कहाँ से कहाँ तक जाता है? आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड नहीं, हाँ आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, है ना। और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ कहाँ जाता है ये? इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं हो भाई? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, समझ गया होगा एकदम, दिमाग में घुस गया, बुद्धि घुस गया। ठीक है, तो ये तो लिख लिया भाई। चल नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ऊपर वाला मिटा रहे हैं अब हम। ओ माय गॉड, अभी गिर जाता है मेरा सामान। चल, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। सर क्या लगता है इससे क्वेश्चन आएगा? क्या पता भाई, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट देख, है ना, इस इन प्रॉपर्टीज़ का हम तो बता दिए थे पहले ही, पैरा फेरोडाई और एक क्यूरीज लॉ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब भी है, पढ़ना है रे भकलोल, सिलेबस में लिखा है तो पढ़ना है। सर ये भकलोल आप इंटेंशनली बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, इंटेंशनली नहीं बाबू, एकदम जानबूझ के बोलते हैं। मजाक कर रहे हैं। चल भाई देख देख, मजाक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखना। यहाँ पर ये है ना कि यहाँ पर जब ये, अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो पता भी होगा तुम लोग को, है ना, कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ, जल्दी लिखना भाई, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट पोल्स। पोल्स पे मैक्सिमम होता है ना, जितना मतलब नॉर्थ पोल में जितने, देखो नॉर्थ पोल से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो बहुत सारा निकल रहा है, तो यहाँ पर सबसे करीब है मैग्नेटिक। हालांकि ऐसा नहीं होता है भाई, यहाँ तो लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर गया, इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं होता है ना, थोड़ा दूर दूर ही होता है, इंटरसेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल पे एकदम नज़दीक है, साउथ पोल में फिर दूर जाते हैं तो और दूर हो जा रहा है। लेकिन मैक्सिमम ये लोग नज़दीक कहाँ पर है? यहाँ पर, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। चल तीसरा पॉइंट देख, तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। बहुत गंदा हैंड राइटिंग हो गया रे। नहीं सर बहुत अच्छा है। तीसरा पॉइंट ये है कि हाँ, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर एवर, थोड़ा जज्बात में बह के, नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। जल्दी लिख भाई, क्योंकि अभी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना है। इंटरसेक्ट ईच अदर, साथ साथ नोट्स लिखते जाए। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इफ़ दे डू सो, इफ़ दे डू सो, अगर वो ऐसा किया, इफ़ दे डू सो, देन देयर विल, हम बताते हैं ये वाला, देन देयर विल बी वॉट, समझा रहे। चल देख यहाँ पर, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट किया तो देख भाई, एक्चुअली में ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है, और क्यों नहीं करता, ये सब बकवास बात है। बात यह है कि फराडे बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट मत करवाइए। क्यों नहीं करवाइए? क्योंकि पढ़ाई करना उसको और डिफिकल्ट हो जाएगा, ये मामला है मेन। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट कर सकता, क्या पता करता भी होगा, लेकिन फराडे ये प्रॉपर्टी बना दिया कि नहीं वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उसका पढ़ाई और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब अजीब सा, फिर नया प्रॉपर्टी निकल गया, फिर और डिटेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा हम लोग आसान करने के लिए, और एक बड़ा अजीब कॉन्ट्राडिक्टरी भी दिख रहा था चीज़, इसीलिए हम लोग ये कह दिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करता है। हम लोग अपने से बनाई ये चीज़। अब देख भाई कैसे, यहाँ पर हम बताते हैं। जैसे मान ले कि यहाँ पर से एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, और दूसरा मान ले कि यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल से निकल कैसे जा रहा है, और मान ले कि दूसरा यहाँ पर कोई और मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल। ठीक है, और यहाँ से नॉर्थ से मान ले मैग्नेटिक फील्ड निकला है, ऊई नॉर्थ से निकला है, और ये साउथ में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक और मैग्नेटिक फील्ड निकला, मान ले ऐसे चल गया, इसको काटते हुए मान ले ऐसे घुस गया, इसके ऐसे काटते हुए मान ले कि ऐसे काटते हुए यहाँ घुस गया उसी सेम मैग्नेट से, तो यहाँ पर तो इंटरसेक्ट हो गया। अब देख दिक्कत क्या होगा कि तू जब इस पॉइंट पे देखेगा, तो इस पॉइंट पे अगर तू एक टेंजेंट ड्रॉ करता है, इस पॉइंट पे तू जितना चाहे उतना टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है। तो ये वाला टेंजेंट जो होगा वो इस तरफ जा रहा है, और ये वाला टेंजेंट इस तरफ जा रहा है। तो टेंजेंट क्या बताता है? टेंजेंट ये बताता है कि डायरेक्शन किधर है कर्व का। तो इस टेंजेंट के हिसाब से कर्व का डायरेक्शन इधर है, इस टेंजेंट के हिसाब से इसी पॉइंट पे कर्व का डायरेक्शन इधर है। तो एक ही पॉइंट पे कर्व का दोनों डायरेक्शन दिख रहा है, इधर भी और उधर भी। तो हम किस तरफ जाते हुए माने मैग्नेटिक फील्ड को? नीचे माने जाते हो या ऊपर माने? मतलब देख भाई दिक्कत ये है ना, दिक्कत यहाँ पर ये है कि किसी एक पॉइंट पे ही दो डायरेक्शन मिल जा रहा है। यहाँ पर देख, जैसे अब यहाँ पर देखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर जाते दिख रहा है, यहाँ पर देखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे जाते दिख रहा है, वो दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट ए पे देख ले और इस पॉइंट बी पे देख ले, तो इस पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिख रहा है, इस पॉइंट पे नीचे दिख रहा है, तो उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो ये दो अलग अलग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर एक ही पॉइंट जो है, इसी सिंगल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर भी जाते दिख रहा है, उधर भी जाते दिख रहा है। तो एक ही पॉइंट पे दो दिशा दिख जा रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पर तो जैसे बी और ए अगर हम लोग ले, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग एक टेंजेंट खींचे तो इसके वजह से इस तरफ जा रहा है, इसके वजह से नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो एक ही पॉइंट पे दो तरफ जा रहा है, इधर भी उधर भी। किसको ले ले, किसको माने प्रायोरिटी, किसको प्रायोरिटी माने? इसीलिए हम लोग कह दिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। इफ दे डू सो देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट, टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
एट अ सिंगल पॉइंट, एक ही सिंगल पॉइंट पे दो दिशा होगा, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, लिख सकता है विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। समझ गया होगा ये? अच्छा, चौथा पॉइंट तेरे को और अभी एक बात समझ में आ गया कि बाई ड्राइंग टेंजेंट्स टू द कर्व, या फिर ऐसा बोल सकता है कि टेंजेंट्स बनाते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर टेंजेंट खींचते हैं तो उससे हमको मैग्नेटिक फील्ड का दिशा मालूम चलता है। ठीक है, तो बाई ड्राइंग टेंजेंट्स we can deduce the direction of magnetic field at a particular point, एक पर्टिकुलर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का दिशा किधर होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं बाय ड्राइंग टेंजेंट। समझ गया होगा? ये थ्योरी है पूरा। ठीक है, इसको छाप ले, नेक्स्ट चलते आगे। यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट और देख ले भाई, है ना, पॉइंट नंबर 5 और देख ले एक लास्ट। ठीक है, इसमें हम ये बता रहे हैं ना कि जैसे मान ले दो मैग्नेट है यहाँ पर। ठीक है, ये तो पॉइंट नंबर 4 था। यहाँ पर मान ले दो मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पर एक और मेरे पास मैग्नेट है सेम साइज़ का, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला ऐसे गया, इससे निकला ऐसे गया। अब ये वाला जो मैग्नेट है इससे निकल के ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक और निकल के ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इससे और भी ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, बहुत सारा एक ही जगह पे। तो हमको ये दिखेगा कि ये वाला जो है मैग्नेट उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है ना, ज़्यादा निकल रहा है। और एक और चीज़ कि अगर इसका कोई एक और मैग्नेटिक फील्ड निकलता है तो वो ऐसे जाएगा, लेकिन इसका कोई और एक और मान ले कि एक और मैग्नेटिक फील्ड इसका भी हम निकाल दे, मान ले इसका एक और मैग्नेटिक फील्ड निकाल दे, मान ले यहाँ से निकले, तो देखो वो ऐसे जाएगा। देख रहा है कि ये दोनों कितना क्लोज है, लेकिन इसमें तो ये दोनों बहुत गैप है, तो यानी कि ये दोनों बहुत गैप है, तो यानी कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कमज़ोर होगा। अगर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बात करें तो हो सकता है ये 5 टेस्ला होगा, लेकिन वही इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाले तो हो सकता है ये 50 टेस्ला होगा। कारण क्या है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो रिलेटिव क्लोजेसनेस है दो फील्ड के बीच का जो रिलेटिव क्लोजेसनेस है वो इस बारे, रिलेटिव क्लोजेसनेस मतलब दोनों को कंपेयर करके ये मालूम चलता है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर कमजोर है। तो एक और सिंपल बात भी समझ सकता है, अगर तेरे को ऐसे नहीं समझना तो एक और तरीका समझने का, देख यहाँ पर ध्यान से, तुरंत बता रहे यार, बहुत सारा टाइम अभी, बहुत कुछ पढ़ाना है यहाँ पर, देख ध्यान से। जैसे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला, ठीक है, और यहाँ से भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला। अब तू देखना, अच्छा यहाँ पर चले एक और मान लेते हैं। अब तू देखना ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये दोनों यहाँ पर बहुत करीब था, यहाँ ऐसे देख वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर हो जा रहा है, जो कि इस बात को बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर कमजोर है। तो ये दोनों के बीच का यहाँ रिलेटिव क्लोजेसनेस ज़्यादा है, कम है, और यहाँ पर रिलेटिव क्लोजेसनेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर रिलेटिव क्लोजेसनेस ज़्यादा है, ज़्यादा दूर है ये लोग, इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये लोग कमजोर हो गया है। तो यहाँ पर हम वही लिख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट जल्दी लिखना भाई, रिलेटिव क्लोजेसनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस describes the strength of magnetic field, दोनों के बीच का क्लोजेसनेस जो है वो स्ट्रेंथ बताएगा कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है सर, समझ गए सर। चल अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। हाँ भाई, तो नेक्स्ट एक छोटा सा और चीज़ है यहाँ पर, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। जैसे तू पढ़ा था भाई गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, याद है? हाँ याद है सर। यहाँ पर हम ले रहे हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ पढ़ा था ना भाई चैप्टर 1 में, ये तो पढ़ा था चैप्टर 1 में। और यहाँ पर अभी हम ले रहे हैं इस तरफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक मतलब कि मैग्नेटिज्म में, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी लिखा रहता है कहीं के ऊपर। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिज्म नहीं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो ये तो अभी पढ़ रहा है चैप्टर नंबर 5 में। मतलब अब भाई देख, सब जगह एनालॉग है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें भी कुछ एनालॉग निकल जाए। देख भाई कैसे एनालॉग निकलेगा। यहाँ पर जैसे मान ले कि गॉस लॉ में यहाँ क्या बोलता है, गॉस लॉ ये बोलता है द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू नेट चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही बोलता है ना। ठीक है, वैसे ही तेरा जो, तो यहाँ पर वही डेफिनेशन होता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ सरफेस एरिया, है ना, मतलब क्लोज्ड एक सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग याद करना। यहाँ पर एक याद कर, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर होता था, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता था। मान लीजिए वायर कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। तो इस वायर को ढकने के लिए हम लोग यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाते थे, सिलेंडर, और ये गॉसियन सरफेस क्लोज होता था। तो इस गॉसियन और यहाँ पर चार्ज जितना इनसाइड होता था उसको यहाँ पर मेंशन करते थे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही है, ये गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, लेकिन एक
ट्विस्ट है इसमें, एक ट्विस्ट। सर क्या ट्विस्ट है देखना, दी सरफेस इंटीग्रल, सेम वैसे ही जैसे उसमें लिखवाए थे, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। आए भैया आए, हाँ जीरो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी ये इंटीग्रल जीरो आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। स्पेशल केस यहाँ पर लेते हैं हम लोग इसका, स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस सर मतलब, स्पेशल केस मतलब मान ले कि यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों को एक गॉसियन सरफेस से ढक दिए। तो अगर अब निकालेंगे जब इन लोग का क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, तो इसके अंदर चार्ज इनसाइड कितना आ रहा है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो यानी कि लिखेगा माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इंटीग्रल भी जीरो होता है, लेकिन जब डाइपोल होता है तब। तो ये जीरो कब होता है, ये जीरो कब होता है, जब डाइपोल होता है, डाइपोल। तो डाइपोल के केस में ये इंटीग्रल जीरो आता है। लेकिन यहाँ पर ये इंटीग्रल कुछ भी हो हमेशा जीरो आएगा, ऑलवेज जीरो। देखिए यहाँ पर ऑलवेज जीरो, क्यों मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर लिखे ना वैसे यहाँ लिख देते हैं। हम यहाँ बता रहे हैं तुमको, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल एक सरफेस एरिया के ऊपर जीरो होता है हमेशा। कारण क्या है उसका, कारण ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है। मतलब एक यहाँ पर प्लस, यहाँ पर एक माइनस क्यू रहेगा तो एक यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर एक माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, तो इसलिए डाइपोल कैंसिल। तो एक और तरीका यहाँ पर समझने का हम बता देते। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ जब तू करेगा ना बी डॉट डी एस, तो यहाँ पर जब तू यहाँ पर डालेगा ना, यहाँ पर चार्ज इनसाइड होता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना इनसाइड होगा वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर क्यू इनसाइड की जगह क्या लिखेगा कि कितना इनसाइड में मान ले मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनसाइड में यहाँ पर एक है प्लस क्यू एम और ये वाला क्या है माइनस क्यू एम, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता है, मान ले यहाँ पर हम मान ले सपोज यहाँ भी नॉट लिख दिए, तो ये कैंसिल होगा और हमेशा कितना मिलेगा, जीरो। ये हमेशा जीरो इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। कभी ऐसा नहीं कर सकते कि नॉर्थ पोल अलग से देख लें हम लोग और साउथ पोल अलग से देख लें। इसमें जब यहाँ पर चार्ज इनसाइड लिखते हैं ना, तो चार्ज यहाँ पर सारा देख प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर खाली क्यू लिख देंगे। लेकिन क्या यहाँ पर हम सिर्फ क्यू लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होगा। ये बात समझना पड़ेगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होगा, हमेशा दोनों साथ में रहेगा। लेकिन इसमें तो यहाँ पर जो चार्ज है वो अकेला भी रह सकता है, सिंगल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो ये हमेशा यहाँ पर दो डाइपोल्स रहेगा, दो एक साथ रहेगा। ये सिंगल हो सकता है चार्ज, लेकिन क्या ये नॉर्थ पोल सिंगल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जैसे ये चिंटू वाला स्टोरी यहाँ पर हम बता देते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसको हम लोग बीच से काट दें, तो बीच से काटने के बाद फिर यहाँ पर एक नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ साउथ। तो ये कभी भी नॉर्थ पोल अकेले नहीं हो सकता है, हमेशा ये लोग साथ में रहना पसंद करता है, हमेशा ये लोग साथ में रहना पसंद करता है, हमेशा ये लोग का साथ में ही प्यार बरकरार होता है। लेकिन ये तो बेचारा चार्ज अकेले भी हो सकता है। हाँ, इसमें भी जीरो आएगा, लेकिन जब ये लोग दो साथ में होगा तो, लेकिन हमेशा तो पेयर में रहना जरूरी नहीं है। तो यहाँ नहीं कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये हमेशा एक डाईपोल के जैसा होता है, यानी कि ये जो तेरा क्यू एम जो लिख रहे हैं ना हम लोग पोल स्ट्रेंथ, वो हमेशा डाईपोल होता है। और इसमें तो मोनोपोल भी पॉसिबल है। मोनोपोल मतलब कि सिर्फ एक पोल, मतलब सिर्फ एक प्लस क्यू चार्ज, तब ये माइनस क्यू कैंसिल नहीं करेगा, तो इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। लेकिन इसका तो हमेशा आंसर जीरो आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वो बात है ना, कि ये हमेशा एक डाईपोल के जैसा एक्टर है। तो चाहे तो ये लिख ले समझने के लिए तो चाहे तो ये लिख सकता है, ठीक है, ये समझाने के लिए था बस, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, उसका कारण क्या है, जीरो क्यों आएगा हमेशा, बिकॉज मैग्नेटिक डाईपोल ओनली एग्जिस्ट। मतलब जो मैग्नेट्स है वो हमेशा डाईपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब नॉर्थ एंड साउथ साथ में रहेगा, कभी भी मोनोपोल नहीं होगा, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं नो मोनोपोल्स। और यहाँ पर तो दोनों पॉसिबल है, यहाँ पर तो मोनोपोल भी पॉसिबल है और डाईपोल भी पॉसिबल है, इसमें दोनों पॉसिबल है। इसीलिए जो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो इसके लिए डिफाइंड है, इसके लिए भी डिफाइंड है, बट बेचारा का इंटीग्रल जीरो आ रहा है। समझ गया होगा ये? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ ले भाई। हाँ भाई, तो आगे देखना भाई। और हम लोग अब नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है, वो हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म्स है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम लोग फेरो पैराडाई इस पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले अब लिखना है हेडिंग इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स को समझना, फेरो पैराडाई ये सबको समझने के लिए।
इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म। तो मेरे पास जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म है वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या फिर इसको ना हम लोग मतलब कि ऐसे तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसको कह रहे हैं, लेकिन हम लोग ये पहले भी सुन चुके हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना वही है। बट इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी ठीक नहीं है इसलिए क्योंकि अभी हम लोग ना इसको दूसरे सेंस में यूज़ कर रहे हैं। मैग्नेटाइजिंग जैसे बोलते हैं ना, हैप्नोटाइजिंग, तो मतलब कि कोई चीज़ हमको हैप्नोटाइज कर रहा है, कोई चीज़ हमको कितना हैप्नोटाइज किया तो उसको हैप्नोटाइज्ड बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो वैसे ही कितना मैग्नेटाइज किया उसको मैग्नेटाइज्ड बोलेंगे, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड से कोई चीज़ मैग्नेटाइज होगा। अब इसको क्यों मैग्नेटाइजिंग बोल रहा है ये बताएंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसको और कुछ नाम बोलते हैं नहीं, बस इतना ही नाम है इसका, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग ऐसे बी नॉट से डिनोट करते हैं। इसको ना एक और चीज़ हम नाम बोलते हैं, हम एक और चीज़ को बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोल सकता है, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर। ये वाले को क्या बोलना है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बहुत जगह किताब में भी इसके बारे में इंडिकेशन किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको बी नॉट से क्यों दिखा रहे हैं? बस अलग सिंबल दे रहे हैं। नॉट का मतलब एक्सटर्नल, नॉट का मतलब एक्सटर्नल, नॉट का मतलब एक्सटर्नल, आपसे याद रखना है, ठीक। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक यहाँ पर हम लेते हैं सॉलिनॉइड। क्या लेते हैं? सॉलिनॉइड। और ये सॉलिनॉइड में हम एक करंट दौड़ाते हैं, ठीक है सर। इसमें क्या दौड़ा दिए हैं? करंट, ठीक है सर। आई 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 आई, और ये करंट है, बैटरी उटरी लगा हुआ है, ठीक है। इस करंट के कारण इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा सॉलिनॉइड में, और वो मैग्नेटिक फील्ड को ही हम बोलेंगे बी नॉट। यानी कि ये सॉलिनॉइड में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जिसको बी नॉट लिखेंगे। और तेरे को याद होगा कि सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सर? म्यू नॉट एन आई। तो ये सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जहां पर एन का मतलब क्लियर है ना, नंबर ऑफ टर्न्स। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, गलत। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब जैसे मान ले कि ये सॉलिनॉइड का अगर लेंथ एल होगा तो एक यूनिट लेनी है, मतलब कि इस जगह पे, इस मान ले कि यहाँ पर का पकड़ ले, तो यहाँ पर 2 टर्म है, तो 2 2 तो 4 हुआ। तो ये स्मॉल एन का वैल्यू कितना होगा? 2। और ये कैपिटल एन, एक और टर्म होता है कैपिटल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हुआ ये, तो पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। और एक और टर्म होता है कैपिटल एन, कैपिटल एन। तो यहाँ पर ये स्मॉल एन का मतलब हम बता देते हैं, स्मॉल एन को हम लोग दिखता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये कैपिटल एन जो तेरे को दिख रहा है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब टोटल कितना टर्न्स है, टोटल कितना वायरिंग किया हुआ सॉलिनॉइड में, वो कैपिटल एन हुआ, टोटल टर्न्स। और ये स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। और यहाँ पर ये बी नॉट का मतलब जो सॉलिनॉइड का जो एक्सटर्नली जो वायर लपेटा गया, बाहर से वायर लपेटा है ना, तो इस बाहर वाले वायर की वजह से सॉलिनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। सर समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एकदम, ठीक है, ओके। अब देखना भाई यहाँ पर ध्यान से, मान ले कि इसी सॉलिनॉइड के अंदर अभी हम क्या करते हैं, इसी सॉलिनॉइड के अंदर एक मटेरियल डाल देंगे। क्या करेंगे? इसी सॉलिनॉइड के अंदर एक मटेरियल अंदर से डाल देंगे। तो अगर एक मटेरियल इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे तो इस मटेरियल में भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर यहाँ पर किसको एक हम यहाँ पर एक मटेरियल लें और इसको हम क्या करें? मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड देगा, उसको भाव देगा, मैग्नेटिक फील्ड को जो भाव देगा, है ना। मैग्नेटिक मटेरियल डाल दे जो मैग्नेटिक फील्ड को भाव देगा। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड को भाव देगा तो इसके अंदर का जो एटम्स होगा, इसके अंदर का जो एटम्स वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और क्या होगा कि इस मटेरियल में करंट आ जाएगा, एक अपने से करंट एक पैदा होगा जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और उस अपने से पैदा हुआ करंट की वजह से अपने से डेवलप एक होगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं भाई? ये मटेरियल जो है ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर इसको इसके अंदर डालते हैं तो इस करंट के वजह से या फिर इस करंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? बी नॉट। ये जो करंट है उसके से क्या बन रहा है? बी नॉट। तो इस बी नॉट के कारण ये जो मटेरियल जिसको अभी हम यहाँ पे डाल के अभी दिखाएंगे, इस मटेरियल को इसके अंदर डाल देंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म आ जाएगा। अरे भैया सिंपल है, सिंपल है। जैसे मान ले कि तेरा दोस्त है और तेरे दोस्त को शौक है समोसा खाने का। अब तेरे को समोसा का शौक नहीं था लेकिन ठीक ठाक लगता था, तेरे को भी देखते देखते आदत हो जाएगा समोसा खाने का, बस यही, ठीक है सर। बहुत लीनियंट एग्जाम्पल था। हाँ भाई, तो और क्या एग्जाम्पल दे भाई? ठीक है, तो वही चीज़ होता है, तू अगर किसी के साथ रह रहा है तो रहते रहते उसका आदत तेरे के अंदर आ जाता है। तो वही हम कह रहे हैं कि ये मटेरियल को अगर इसके अंदर डालेंगे, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट बात कि ये मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। जैसे तेरे को समोसा से नफरत नहीं होना चाहिए, तेरे को भी अच्छा लगना चाहिए वो, तभी तेरे को पसंद आएगा, ठीक है, समझ में आएगी। अब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसी को कह रही है बी नॉट को। तो कितना इस मटेरियल को डालने से वो इस मटेरियल को कितना वो इस मटेरियल के अंदर वो कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया भाई। ये मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर में बन रहा है ये वाला बी नॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है ना, तो कितना वो मैग्नेटाइज कर रहा है, तो उसको सोचते हैं हम लोग, इसका नाम रखें मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है? द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड इन अ मटेरियल ड्यू टू करंट। सिंपल,
ड्यू टू करंट। ये पुराना वाला मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लें कि एक सर्कुलर कॉइल है, तो एक सर्कुलर कॉइल में आई करंट दौड़ रहा है, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, कितना आता है, बी नॉट। सर्कुलर कॉइल की वजह से बी नॉट कितना आता है, म्यू नॉट आई बाई 2r आता है ना, अगर उसका रेडियस r है तो ये आता है ना। तो कुछ नहीं, बस जो पुराना मैग्नेटिक फील्ड भी बस उसमें नॉट लगा दिया और कुछ नहीं। लेकिन इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्यों नाम दिया, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल डाल के उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करेंगे, इसलिए नया नाम दिया। ठीक है, अब आगे अभी जब बढ़ेंगे ना तो और ज़्यादा ये टर्म्स क्लियर होगा, क्यों मतलब ये आया टर्म्स और थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं तो, है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब एक जरूरी बात समझना भाई, यहाँ तक तू समझ गया था ना। अब देख, दूसरा एक और टर्म है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, वो पीछे वाला जो था उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक सो। ठीक है, तो दूसरा वाला टर्म क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब वही हम समझा रहे थे, जो कि मटेरियल को अंदर डालेंगे और वो मटेरियल में भी मैग्नेटिज्म आ जाएगा, ये मतलब है। लेकिन वो मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए तब। ठीक, तो यहाँ पर हम वही वाला सोलेनॉइड बना रहे हैं, वो जो अभी बनाए थे सोलेनॉइड, है ना। और ये सोलेनॉइड में करंट क्या दौड़ रहा था सर, आई 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 कहाँ से तो आई, आई 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 कहाँ से तो आई, ऐसा हो रहा था ना, आई करंट दौड़ रहा था। अब ये जो करंट है, इसके वजह से जो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो बी नॉट बन रहा था। मतलब ये जो करंट था उसके वजह से बी नॉट, और ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल। अब इसको एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं, अभी तक तू समझ गया होगा। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि बाहर वाले करंट की वजह से ये बन रहा है ना। हाँ ठीक ठीक, अब सुन, अब यहाँ पर वो जो मैग्नेटिक मटेरियल जो कि हम बाहर में रखे थे ऐसे करके, ये छोटा छोटा क्या बना रहे हैं सर, ये छोटा छोटा, ये छोटा छोटा ना उसका एटम है, इसका छोटा छोटा आइटम है, आइटम एटम एटम। और इसको जब ऐसे अंदर प्लेस करेंगे तो ये जो एटम है, ये जो एटम रहेगा ना इसको अंदर डाल दिए, ये वाले को इसके अंदर डाल दिए, तो इसका जो एटम है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा। सर एटम मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे अलाइन होगा, क्या क्या बक रहे हैं, छोड़ दे वो, छोड़ दे। अभी बस इतना समझ कि जैसे इस मटेरियल को अंदर डालेंगे तो इस मटेरियल में भी एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। सर कैसे आएगा, थोड़ी देर में बताएंगे। अभी इस मटेरियल के अंदर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हम दिखाएंगे बीएम से। किससे दिखाएंगे, बीएम से। और भाई इस मटेरियल में अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो करंट भी आया होगा। एग्जैक्टली, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक मैग्नेटिक फील्ड आया तो करंट भी आएगा, उस करंट को हम दिखाएंगे आईएम से। अब ये आईएम बीएम क्यों, बस अलग दिखाने के लिए और कुछ नहीं। मैग्नेटाइजेशन हुआ, ये एम का मतलब क्या है, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन कैसे हुआ, बाहर वाले की वजह से। मैग्नेटाइजेशन कैसे हुआ, बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था सर, बाहर वाला कौन, देख भाई इसके अंदर बीएम बना है ना, और ये बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या था, बी नॉट। तो ये बी, देख भाई इस सोलेनॉइड की वजह से, मान ले कि इसमें करंट ऐसे है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, पढ़ा होगा तू, कि सोलेनॉइड की वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा इस मटेरियल में, और इस मटेरियल में जो अपने आप नया मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। सर पैदा कैसे हो जाएगा, वो समझना है हम लोग को चैप्टर 6 में, कि इसके अंदर मैग्नेटिक पैदा क्यों होता है, वो समझना है चैप्टर 6 में, उसका टेंशन अभी मत ले। ठीक है, तो यहां पर अच्छा एक और चीज़ है, किताब में ऐसे बताता है कि यहां पर बहुत सारा लूप भी बन जाता है, करंट लूप। तो उस सब पे भी हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि इसके अंदर करंट भी आएगा, तो वो करंट कैसे आएगा वो सब पे हमको नहीं जाना है। बस सिंपल समझ भाई, बाहर में एक करंट था तो बाहर वाला करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट बना, तो इसके अंदर एक मटेरियल डाले तो उस मटेरियल के अंदर एक करंट पैदा हुआ आईएम, और उस करंट से बना मैग्नेटिक फील्ड बीएम। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बीएम इस अंदर वाले मटेरियल में बन रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल वाला। कौन सा वाला, इंटरनल। इंटरनल वाला क्यों आया, एक्सटर्नल की वजह से। क्या एक्सटर्नल वाला इंटरनल वाले को अपना मैग्नेटिक फील्ड दिया है, नहीं। क्या एक्सटर्नल वाला इंटरनल वाले को अपना मैग्नेटिक फील्ड दिया है, नहीं दिया है। बस वो उसको मैग्नेटाइज करने में हेल्प किया है। यानी कि अब जब हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, समझ मेरा बात है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। अब जब हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ बी नॉट था, पहले मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ, जैसे ही इस मटेरियल को डालें तो इस मटेरियल के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बीएम। तो अब जब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे बी नॉट प्लस बीएम। तो तेरे को समझ में आएगा इसका नाम मैग्नेटिक इंडक्शन क्यों कह रहे हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक मटेरियल अगर उसके अंदर घुसेड़ दें उसी सोलेनॉइड के अंदर, तो उस मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिज्म आ जाएगा, है ना। तो व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, the phenomena in which an internal या फिर इसी को हम लोग इंड्यूस्ड भी बोलते हैं, an internal या फिर induced magnetic field develops inside the material। इनसाइड द मटेरियल यानी कि ये जो मटेरियल हम लोग लिए हैं ना, ये सोलिनॉइड इस मटेरियल के अंदर है ना, इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, समझ गया पूरा कहानी, एकदम क्लियर होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। मतलब यही इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, बाहर वाले की वजह से अंदर में डेवलप करना। क्या बाहर वाला अपना कुछ कैरेक्टर अंदर वाले को दिया, मतलब समझ, कैरेक्टर देने का मतलब समझ। यहाँ पर देख, जैसे मान ले कि बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट का वैल्यू होगा 5 टेस्ला।
अब ये बाहर वाला की वजह से अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड BM बना, मान ले वो बना होगा 2 टेस्ला, तो क्या ये 5 टेस्ला में से 2 टेस्ला आया होगा? नहीं, वही हम समझाना चाह रहे हैं। ये 5 टेस्ला बाहर मैग्नेटिक फील्ड था, ये 2 टेस्ला इससे नहीं बना है, इसके इन्फ्लुएंस से डेवलप हुआ है, लेकिन ये 2 टेस्ला वो खुद पैदा किया है। क्यों खुद पैदा किया है? क्योंकि इसके अंदर ये जो एटम्स था ना, वो इस 2 टेस्ला को जन्म दिया। लेकिन इस एटम्स को मजबूर कौन किया इसमें 2 टेस्ला लाने के लिए? बोलो भाई, इन एटम्स को मजबूर कौन किया ये 2 टेस्ला डेवलप करने में? बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड। अभी समझ में आया कि ये BM पैदा कैसे हो रहा है? देख भाई, सिंपल है। ये जब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल था, ये जब बाहर था, मान लीजिए फेरोडाई कुछ भी मैग्नेटिक मटेरियल था, ये जब बाहर था, ठीक है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है, भाव देता है। ये मैं सोच कि रिस्पॉन्ड नहीं देगा, भाव देता है, ये रिस्पॉन्ड करता है। अरे RESPOND, पता है मेरे को, स्पेलिंग ज्ञान मत दे। रिस्पॉन्ड, तो ये जो मैग्नेटिक स्पेलिंग के लिए मरे जा रहा है यार, ले लिख दे रहे हैं। रिस्पॉन्ड मतलब ये बाहर वाला जो मटेरियल है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अब ये मटेरियल जब ऐसे ही बाहर था तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। जैसे इसको अंदर प्लेस किए तो इसका एटम्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो गया। किस वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ? बाहर वाले, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से प्यार करता था, तो वो एटम्स के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। ये मत सोचना कि बाहर वाला की वजह से अंदर पैदा हो गया है, बाहर वाला की वजह से ही अंदर वाला पैदा हुआ है, लेकिन अंदर वाला जो ये क्रिस्टल है उसका एटम की वजह से उसमें डेवलप हुआ है। क्लियर एकदम? चल आगे बढ़ते हैं। चल भाई, तीसरा मैग्नेटिक टर्म देख भाई जल्दी जल्दी, ठीक है। तीसरा मैग्नेटिक टर्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आगे का हम लोग पढ़ाई बढ़िया से कर सके। तीसरा मैग्नेटिक टर्म, ताकि पैराफेरोडाई समझ सके। सिलेबस में ये लिखा नहीं है, लेकिन सिलेबस में है, क्योंकि बिना इसको पढ़े तो पढ़ ही नहीं सकता है पैराफेरोडाई, ठीक। तो ये तीसरा टर्म है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तीसरा टर्म है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा खूबसूरत टर्म है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को हम लोग दूसरा नाम एक और बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसी का दूसरा नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अभी बताएंगे ऐसा नाम क्यों, नाम भी बताएंगे भाई, नाम में ही काम छुपा है, नाम में ही काम छुपा है, नाम में ही काम छुपा है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं यच से। सर किससे? यच 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 यच, सर सिंबल है ये, और ये वेक्टर चीज़। अभी है क्या भैया? बता रहे, देखो देख देख बता रहे, एकदम ध्यान से सुनना। देखो, अभी हम सोलेनॉइड बनाए थोड़ा देर पहले, ऐसे करके सोलेनॉइड बनाए थे। हाँ सर बनाए थे। इस सोलेनॉइड का यहाँ पर ऐसे टर्न्स था, करंट आई दौड़ रहा था इसमें, ठीक है। समझना भाई, बड़ा जबरदस्त टर्म, एकदम जोरदार एकदम फील आएगा इसका, करंट पूरा में, ठीक है। इस करंट से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हाँ सर बनता है, एक्सटर्नल बनता है, B0 कितना बनता है सर? μ0 n i, सॉरी स्मॉल n होता है, μ0 स्मॉल n i, ठीक है। अब देख भाई ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये B0, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। मीडियम क्या मतलब? देख यहाँ पर ये फॉर्मूला असली थोड़ी है यार। सर ये असली नहीं, ये असली नहीं है। असली फॉर्मूला तो ये है, B0 = μ0 μr ni। अच्छा, ये μ0 μr ni ही असली फॉर्मूला है। असली कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये μr, देख यहाँ पर ये μr गायब है, ये μr का वैल्यू हम लोग 1 डाल दिए। यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला में μr का वैल्यू हम लोग कितना डाल दिए? 1 डाल दिए। अच्छा, अगर μr को हम लोग 1000 डाल दे तब? सर 1000 कब डालेंगे? μr को 1000 तब डालेंगे जब यहाँ पर इसके अंदर आयरन हो जाएगा। ये किसके लिए म्यूआर 1000 है? आयरन के लिए। मतलब यहाँ पर हम लोग चाहें तो 1000 भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी खाली जगह है, क्योंकि अभी यहाँ पर वैक्यूम है, क्योंकि अभी यहाँ पर वैक्यूम है, इसीलिए म्यूआर का वैल्यू 1 है। समझ आया? इसीलिए म्यूआर का वैल्यू 1 है। लेकिन अगर आयरन यहाँ घुसेड़ दें तो म्यूआर को हम लोग को 1000 डालना पड़ेगा। मतलब दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। खैर हम बहस उस पर नहीं है, बहस अभी उस पर नहीं है, समझ गया ना ये? मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये म्यूआर पे भी डिपेंड करता है एग्जैक्टली, और यहाँ पर ये म्यू नॉट भी आता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड नकली नहीं है यार। सर नकली कैसे है? अरे भाई क्योंकि ये म्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो करंट से बनता है ना, और ये म्यू नॉट तो इस बता रहा है कि ये इसके अंदर मीडियम कौन सा है, इसके अंदर मीडियम कौन सा है वो बता रहा है यार ये म्यू नॉट। तो यानी कि म्यू नॉट पे ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल औकात कितना है वो तो Ni बताएगा ना। इसमें कितना वायरिंग किया हुआ है, यूनिट लेंथ में कितना वायरिंग किया हुआ है, कितना करंट दौड़ रहा है, वो ना मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। अरे भाई क्योंकि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहां पर ये करंट और एन इंपॉर्टेंट है, ना कि म्यू नॉट। इसीलिए एक नया टर्म हम लोग बनाए जिसको हम लोग बोलते हैं एच। व्हाट इज एच? वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल वैल्यू बताता है, एकदम एक्चुअली व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, वो एच बताता है। अच्छा, एच बताता है। और देखिए एच को क्या बोले हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एग्जैक्ट मतलब इंटेंसिटी मतलब औकात।
इंटेंसिटी मतलब औकात, मैग्नेटिक फील्ड का औकात कितना है वो बताता है एच। ये दिस इज एच। अच्छा, मतलब ये बी नॉट का जो फॉर्मूला था जिसको हम लोग लिख रहे थे म्यू नॉट एन आई, उसमें ये जो एन आई है ये असली मैग्नेटिक फील्ड है, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है। और ये एन आई को ही हम क्या बोल रहे हैं, एन आई को ही हम कह रहे हैं एच, यानी इसके प्लेस पे क्या लिख रहे हैं एच। व्हाट इज एच, व्हाट इज एच, व्हाट इज एच, एक्चुअल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एच बराबर एन आई, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल वैल्यू है उसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ और करंट पे डिपेंड करता है, ना कि म्यू नॉट पे। ये म्यू नॉट तो मीडियम आ गया यार, डिस्टर्ब कर दिया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, एक्चुअल दिस इज एच। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, एच का और डिफिनेशन अभी हम लिखवाएंगे, पहले ये एच का एसआई यूनिट बात कर लेते हैं। तो एच का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट देख भाई, एसआई यूनिट अगर एच का निकालेगा तो यानी कि तू लिखेगा यहाँ पर एच का फॉर्मूला एन आई है ना, तो इसको तू और लिख सकता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, ऐसे लिख सकता है। अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई यूनिट नहीं होता, इसे एन की जगह ये लिख लिए, करंट का होता है एम्पियर और ये लेंथ का होता है मीटर, या फिर इसको तो एम्पियर मीटर इनवर्स लिख सकता है। तो यानी कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एम्पियर मीटर इनवर्स। और भी बहुत सारा होता है लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसका एसआई यूनिट हुआ। चल अभी इसका और डिफिनेशन लिखेंगे, है ना, पहले इसको मिटाना पड़ेगा भाई। अच्छा, अभी जो हम एच का फॉर्मूला लिखे थे वो एच का मतलब हम ऐसे लिखे थे कि बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, लेकिन ये जो फॉर्मूला हुआ ये सिर्फ किसके लिए हुआ? वैक्यूम के लिए। ये सिर्फ किसके लिए हुआ? वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए। अगर हमको एच को डिफाइन करना है किसी भी मीडियम के लिए तो यानी कि एच को हम लिखेंगे, एच को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई म्यू नॉट, है ना। ये सिर्फ किसके लिए हुआ? ये सिर्फ हुआ वैक्यूम के लिए। अगर हमको किसी भी मीडियम के लिए जस्टिफाई करना है तो एच को हम लिख सकते हैं बी बाई म्यू, बी बाई म्यू, यानी कि ये म्यू क्या है? एनी मीडियम, एनी मीडियम। और ये म्यू का मतलब क्या होगा? म्यू का मतलब होगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। यहाँ पर ये जो म्यू था वो किसके बराबर था? म्यू नॉट के। यहाँ पर ये म्यू नॉट के बराबर था, लेकिन यहाँ पर ये जो म्यू है अभी म्यू आर का वैल्यू जो डालेंगे उसके हिसाब से, समझ गया ना। ये म्यू का क्या है? मतलब कोई भी मीडियम का। यहाँ पर ये म्यू नॉट तो बराबर हो गया, क्यों बराबर हुआ? क्योंकि म्यू आर को हम लोग इसमें कितना ले लिए थे? 1। बट यहाँ पर ये जो अभी लिखे हैं ये तो किसी भी के लिए हो जाएगा, नहीं रैंडम सिचुएशन। मतलब अगर म्यू आर को तू 1000 डाल देगा, 1000 डालेगा तो यहाँ पर 1000 म्यू नॉट आ जाएगा, 1000 डालेगा तो 1000 म्यू नॉट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 म्यू नॉट है, देख एक्चुअली ना यहाँ पर 1 म्यू नॉट है। 1 म्यू नॉट क्यों? क्योंकि म्यू आर का वैल्यू हम लोग 1 डाले हैं तो 1 म्यू नॉट, इसीलिए ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? चल नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। ये मैग्नेटिक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक और चीज़ हम बता दें, यहाँ पर ये एच जो है ये एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल होगा? सर एक्सटर्नल होगा। अरे भाई एच किसके वजह से डिफाइंड है? एच डिफाइंड है बी नॉट के लिए, और बी नॉट कैसा है? एक्सटर्नल। बी नॉट एक्सटर्नल है ना, वैसे ही तो एच भी क्या होगा? एक्सटर्नल। समझ गया? एच भी एक्सटर्नल है, बी नॉट भी एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल बात समझना था। नेक्स्ट टर्म देखना भाई, नेक्स्ट टर्म देखना, टर्म नंबर 4 हो गई है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या फिर इसी को हम लोग दूसरा नाम एक और बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। अब ये क्यों है, काहे है भैया, बता रहे हैं अभी। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, और इसको हम लोग एक सिंबल दिए हैं, जैसे कैसे उधर एच दिए हैं वैसे ही यहाँ पर एक सिंबल आता है एम, इसको हम लोग सिंबल देते हैं एम और उसमें लगाते हैं वेक्टर। अब ये क्या है भैया, बता रहे, देख भाई समझना एकदम धमाकेदार टाइप से, जोरदार टाइप से। देख जैसे 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 हम लोग थोड़ा देर अभी जस्ट पढ़े थे पहले कि ये सोलेनॉइड है, अगर इस सोलेनॉइड में ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स है, इस सोलेनॉइड में से नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, और इसमें करंट बह रहा है आई आई आई, ठीक है। इसके अंदर एक मटेरियल हम लोग डाले थे, यस सर, इसके अंदर एक मटेरियल डाले थे, इस मटेरियल के अंदर भी कुछ करंट डेवलप किया था, है ना, और उस करंट को हम लोग आई एम कह रहे थे, मतलब कि अंदर में पैदा हुआ था। अच्छा, ये सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड बना था वो बी नॉट बन रहा था, और ये मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था उसको हम लोग क्या कह रहे थे, बी एम, ठीक है। अब ये जो बी नॉट है, अब ये जो बी नॉट है उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिख रहे थे, बी नॉट का फॉर्मूला लिख रहे थे म्यू नॉट एन आई, वैसे ही बी एम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन आई एम, म्यू नॉट एन आई एम। जितना इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही हिसाब से इस मटेरियल में भी डेवलप होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इतना लिखे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तेरे को हम थोड़ी देर पहले जस्ट एक्सप्लेन किए कि ये म्यू नॉट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअली डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग इसके एन आई के लिए एक नया मैग्नेटिक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, बोल एच लिखते हैं, एच, यस सर। तो यानी कि हो जाएगा ये म्यू नॉट एच, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही जो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड है बीएम, उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए कोई चाहिए ना यार, इसमें भी तो म्यू नॉट है, इसको भी तो डिस्क्राइब करने के लिए कुछ नया टर्म चाहिए ना, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो नया टर्म लाते हैं वो हम लेके आते हैं
एम। व्हाट इज एम? व्हाट इज एम? इस मटेरियल, अंदर वाला मटेरियल में कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, इस अंदर वाला मटेरियल में कितना एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एम और कुछ नहीं, एम और कुछ नहीं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का ही इंटेंसिटी है। जैसे एच कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, वैसे ही एम भी मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है। लेकिन समझना, दोनों में फर्क है। ये एम जो है वो मतलब कि अंदर वाले मटेरियल में कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है बाहर वाले की वजह से, दैट इज एम। आई रिपीट, ये एच का तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इसका, इंटेंसिटी इसका, लेकिन ये एम का मतलब भी मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी। लेकिन बाहर वाले के वजह से ना अंदर वाला डेवलप होता है, बाहर वाले की मदद से ही आखिर वो मतलब इसका जो एटम्स होता है ये अलाइन होकर और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो यानी ये एम का मतलब है मैग्नेट, इसलिए देख नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब अंदर वाला में कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ। अंदर वाला में म्यू नॉट तो है ही कि यहां पर ये वैक्यूम में प्लेस किया हुआ है, इधर अगल बगल क्या है, वैक्यूम में प्लेस किया हुआ है, म्यू नॉट तो है ही। लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना इंड्यूस हुआ, दैट इज एम। मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज एम। और ये एम को पता है हम लोग क्या बोलते हैं, इस एम को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देख भाई, हम तेरे को बताए थे ना कि कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे तेरे को बताया था ना कि कोई करंट लूप होता है, तो करंट लूप में अगर करंट बह रहा है तो अगर यहाँ पर करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करंट की वजह से यहाँ पर कौन सा पोल डेवलप होगा, साउथ पोल। तो वैसे ही ना ये जो अंदर में मटेरियल है ना, इसमें भी ऐसा छोटा छोटा लूप्स होता है, मतलब इसका एटम होता है छोटा छोटा, और वो जो इसके अंदर छोटा छोटा एटम है, उस छोटा छोटा एटम में क्या डेवलप होता है, एम। व्हाट इज यहाँ पर ये एम क्या है, व्हाट इज एम, व्हाट इज एम, यही वाला एम जिसका मतलब होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा। ये जो एम है ना, इसका फॉर्मूला ये होता है। बाकी एम को तू ये भी बोल सकता है, बाकी एम का तो फॉर्मूला एक और तू समझ गया कि म्यू नॉट आई एम भी होता है, ये सॉरी एन आई एम भी होता है, जैसे कि एच का होता था, जैसे एच का होता है एन आई। लेकिन दोनों में अंतर है। ये जो एम है व्हाट इज, यहाँ पर लिखते हैं हम, चल ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, चल ये जो m है ये इंटरनल है, मतलब इंटरनल वाले में कितना डेवलप हुआ। और ये जो h है ये क्या है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नली कितना है। दोनों अलग अलग चीज़ है यार, ये इंटरनल है ये एक्सटर्नल है, दोनों अलग अलग चीज़ है। समझ गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला चीज़ हम थोड़ा सा समझाते हैं, ये वाला कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब बताते हैं हम। देख भाई, ये इस जो कैपिटल एम है उसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं वो हम समझाते हैं। देख यहाँ पर जैसे ये जो बड़ा वाला क्रिस्टल है ना, हमको बताने ही बाद में सोचे थे बताने का, लेकिन अभी बता दे रहे। ये जो बड़ा वाला क्रिस्टल है ना, इस बड़ा वाला क्रिस्टल के अंदर कुछ एटम होगा। मान ले कि ये जो क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल नहीं, मान ले कि ये जो बना हुआ है ना सब्सटेंस, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस मान ले एल्यूमिनियम का है। किसका है, एल्यूमिनियम का। तो इसमें एक एल्यूमिनियम नहीं होगा, एल्यूमिनियम 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 का ढेर सारा एटम होगा। अब एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, यस सर। एल्यूमिनियम का जो एटम होता है, मान लीजिए एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस, तो एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस के अगल बगल कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर घूम रहा है तो उस घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन के उल्टा दिशा में क्या बनता है, करंट। मान ले इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो मान ले कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मान ले इस तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से करंट बनेगा। और ये घूमता हुआ करंट की वजह से, जो कि इलेक्ट्रॉन से आया है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा। देख भाई, तेरे को बताया था ना कि कहीं पर अगर करंट लूप है, करंट लूप में अगर करंट बह रहा है, मान ले यहाँ क्लॉकवाइज, तो यहाँ साउथ पोल आएगा। वैसे ही ये जो करंट की वजह से यहाँ साउथ पोल आएगा। तो ये जो तेरे को क्रिस्टल दिख रहा है ना, इस क्रिस्टल में हर जगह साउथ पोल, मान ले साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल हर जगह आएगा। और इसके पीछे वाला छोर में नॉर्थ पोल होगा, मतलब इधर पीछे में नॉर्थ नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल्स बनाएगा ना। तो ये एम का मतलब मैग्नेटाइजेशन, किसका मैग्नेटाइजेशन, ये अंदर वाले मटेरियल का। तो मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, जितना मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा भाई, जितना एटम में साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल बनेगा उतना ही मैग्नेटाइजेशन होगा। लगता है लाइट चल गया। जितना एटम के अंदर साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल डेवलप होगा उतना ही मैग्नेटाइजेशन होगा। एक मिनट रुकना। तो जितना एटम के अंदर साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल डेवलप होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। तो अगर हमको ये एम चेक करना है, मतलब ये कितना मैग्नेटाइज हुआ है, ये बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर वाला मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है, तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर में कितना मैग्नेटिक डाइपोल्स है। जितना साउथ पोल एल्यूमिनियम का बना होगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों बना होगा, यहाँ साउथ बना है इसके पीछे नॉर्थ बना होगा। मतलब इसके अंदर हम बोल रहे थे ना कि एटम जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन होगा। हम कह रहे थे ना कि ये क्रिस्टल जब बाहर रहेगा तो इसको अंदर डालेंगे तो इसका एटम ऐसे अलाइन हो जाएगा। तो कितना एटम अलाइन हुआ है, जितना एटम अलाइन होगा उतना एम बनेगा। अच्छा, ये वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम। वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम। तो ये m का मतलब है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना डेवलप हुआ है, अगर उसको देख लेंगे तो हमको बाकी यूनिट वॉल्यूम्स में कितना डेवलप हुआ होगा वो भी मालूम चल जाएगा। तो एक यूनिट वॉल्यूम में मान ले कि दो डाइपोल्स है, तो इसका एक और यूनिट वॉल्यूम में भी 2 होगा। मान ले यहाँ पर एक और साउथ पोल, तो यहाँ भी 2 होगा। तो ये m का मतलब हुआ।
तो उससे पता चल जाएगा कि कितना मैग्नेटाइज हुआ है। जितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप होगा उतना ज़्यादा इसका मैग्नेटाइजेशन होगा। समझ में वी वॉल्यूम डिवाइड करने का मतलब ये है कि एक यूनिट वॉल्यूम में चेक करेंगे। वॉल्यूम डिवाइड करने का मतलब ये है कि एक यूनिट वॉल्यूम में चेक करेंगे कितना है, तो बाकी का भी मालूम चल जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर ये एम का मतलब क्लियर होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अभी इसको और समझाएंगे, टेंशन ना ले भाई। ये जो एटम वाला बताया ना कि एटम के अंदर भी मतलब कि एटम भी साउथ पोल नॉर्थ पोल, मतलब केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमता है शेल में, तो वो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि उसके वजह से करंट बनता है। ठीक है, हाँ। तो यानी कि ये एम का मतलब क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, जो तेरे को स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना। ये मैग्नेटिक मोमेंट और ये वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? ये क्रिस्टल का एक यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, ये वी का मतलब। ठीक है, तो समझ गया होगा। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसके लिए डिफाइंड है? इंटरनल के लिए, मतलब अंदर में कितना हुआ, इंटरनल फैक्टर है ये। ठीक है, इंटरनल फैक्टर। अब अभी हम बताए थे कि ये जो एम का फॉर्मूला होता है ये होता है NIM। IM क्यों लिखते हैं? क्योंकि अंदर वाले में बन रहा है। ठीक है, तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं कि इसका ना, अभी हम पहले आगे बढ़ने से पहले हम बढ़ने ही वाले थे, एक काम करते हैं कि इसका छोटा सा एक डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ये तो समझ गया होगा, जो फॉर्मूला लिखे थे बड़ा इंपॉर्टेंट था, नोट डाउन कर ले भाई इसको, बड़ा जरूरी फॉर्मूला था। ठीक है, इसको हम चाहे तो थोड़ा और आगे डेराइव भी करके दिखा सकते हैं भाई। एकदम टाइम, पता है टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि हमको बहुत सारा ऑफलाइन क्लासेस भी लेना होता है, इसलिए टाइम बहुत कम रहता है। कोई बात नहीं, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं, बहुत दिन से इसको प्लान किए हैं, तब जाके ये फाइनली वीडियो बना। ठीक है, तो ये हम लोग एम का फॉर्मूला ऐसे जानते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर तू इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकता है ना। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या होगा? दी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल। इस मैग्नेटिक मटेरियल के इनसाइड, डेवलप्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डेवलप हुआ है, दैट इज मैग्नेटाइजिंग, दैट इज मतलब कि ये मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एम वेक्टर, इसको हम लोग क्या सिंबल दे रहे हैं? यहाँ तो लिखा ही हुआ है, देखो एम वेक्टर, ये सिंबल उसका। ठीक है, तो इसको हम लोग ना आगे जाके, अभी हम ये फॉर्मूला लिखा था ना, ये वाला एम बराबर NIM, ये ड्राइव करके दिखा देंगे। तो ये एम का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल, जिसका फॉर्मूला हम करंट इंटू एरिया पढ़ाए हैं ना। हाँ सर, पढ़ाए हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है ना कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसमें टर्न्स कितना है उसके हिसाब से डेवलप हो रहा है। तो इसको नंबर ऑफ टर्न्स n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसको? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है उसका फॉर्मूला करंट इंटू एरिया। तो यहाँ पर इसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बाहर में कितना टर्न्स है एक्सटर्नल वाले में। भाई ये एक्सटर्नल की वजह से ही ये m बनता है ना, एक्सटर्नल जो h होता है उसी की वजह से m बनता है ना। ठीक है, तो ये n नंबर ऑफ टर्न्स इसका कितना है सोलिनॉइड का, उससे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर तेरे को मालूम होगा हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये कैसे आया, NIM है ना, मतलब ये फॉर्मूला NIM कैसे आया। तो देखें यहाँ पर ये एरिया कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अच्छा, ये स्मॉल n का मतलब क्या होता है? NL। भाई नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब n इंटू एल होता है, I अपॉन नीचे में एल कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया? NI। और ये I कौन सा होगा? अंदर वाला। तो I कौन सा होगा? ये जो I यहाँ पर लिख रहे हैं ये अंदर वाला होगा, मतलब इस वाले का, तो इसलिए IM। ठीक है, तो ये आया तेरा M का फॉर्मूला, जो कि यहाँ पर हम लिखे हैं। समझ गया? तो M बराबर NIM। ठीक है, अब आगे आप डिस्कस करते हैं। और अब एक सिमिलैरिटी, ये पूरा लिख लिया होगा ना, मिटा दे रहे हैं हम पूरा। ठीक है, अब एक हम कॉमन बात कर लेते हैं यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखना चाहिए था वो तेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मिटा दिए, तू पीछे जाके वीडियो को आगे पीछे करके और देख सकता है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात हमको यहाँ पर बताना था कि अभी हम लोग इसका यूनिट के बारे में बात करते हैं। इसका यूनिट, तो इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट जस्ट सिमिलर टू H। जो H का SI यूनिट होता है वही M का भी SI यूनिट होगा, जो H का होता है वही M का भी होगा। ठीक है, क्योंकि देख M का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं NIM और H का भी फॉर्मूला लिख रहे हैं NI, तो सेम होगा ना, इसमें भी n, तो इसका भी, यानी इसका भी थोड़ा देर पहले हम एम्पियर मीटर इनवर्स निकाले थे, तो इसका भी क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर इनवर्स। बस ये क्या है? ये इंटरनल है, और ये भाई मेरा क्या है? एक्सटर्नल। बस यही अंतर है दोनों में। ठीक है, समझ गया। ओके, चल आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, लिख ले इसको। एक छोटा सा बात एक और इसमें बताना था, छोटा सा चीज़ है ना, हम यहाँ पर लिख देते हैं। छोटा सा चीज़ एक और बताना था। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देख छोटा सा चीज़ क्या है कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले जब स्टार्ट किए थे, तो बी नेट जब निकाल रहे थे, तो बी नेट को हम लोग B0 प्लस BM लिखे थे, और ये जो B0 था वो एक्सटर्नल था, BM जो था वो इंटरनल था। तो ये B0 का फॉर्मूला हम लोग को क्या मिला था? B0 का फॉर्मूला मिला था म्यू0, मतलब ये B0 का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू0 NI, और ये BM का फॉर्मूला होता है म्यू0 NI
एम होता है ना। तो यानी कि ये म्यू नॉट, ये एन आई के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एन आई के प्लेस पे एच लिख देंगे, एन आई के प्लेस पे एच, प्लस ये म्यू नॉट, ये एन आई एम की जगह क्या लिखेंगे, एम, एन आई एम की जगह एम, म्यू नॉट कॉमन जाएगा तो म्यू नॉट एच प्लस एम। तो ये याद रखना है तेरे को कि जो बी नेट होता है उसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, और एक्चुअली ऐसे ही लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का पार्टिसिपेशन से बनता है, इस बात को ये जस्टिफाई कर रहा है। ये म्यू नॉट देख अलग कर दिया, देख ये एक्चुअल, देख भाई साहब खतरनाक। तो एक चीज़ और देख ले जोरदार यहीं पर, चलिए डेरिवेशन लिख लो ना ये वाला, देखना जोरदार एक चीज़ देख, ये जो सोलेनॉइड है, ये जो सोलेनॉइड है इसमें ऐसे टर्न्स है, ठीक है, इस पे टर्न्स है, और इसके अंदर एक मटेरियल है। तो मटेरियल का जो होता है, मटेरियल का जो फैक्टर होता है दैट इज एम, मटेरियल का फैक्टर एम, ये बाहर वाला जो है उसका एच, और ये पूरे का एम प्लस एच, ये देख एम प्लस एच। समझ आया कि नहीं आया, एकदम जोरदार। ठीक है आगे बढ़ते चलो। अब देख भाई कुछ और छोटा मोटा इंपॉर्टेंट टर्म्स हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट टर्म है 5th नंबर, जो मतलब जरूरी है, वही सब हम सारा पढ़ा रहे हैं, तेरे को ये बात समझ में आ गया होगा अभी तक। नेक्स्ट है म्यू आर। म्यू आर के बारे तो हम तभी से बता ही रहे हैं। म्यू आर, व्हाट इज म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ये बताता है कि किसी एक मीडियम में, मतलब दो अलग अलग मीडियम में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन किस में होगा। ये क्या वजह से बता रहे, जैसे मान ले यहाँ पर ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, सोलेनॉइड। अभी इस सोलेनॉइड में हम क्या करते हैं, इस सोलेनॉइड में हम क्या बोलते हैं कि इसमें वैक्यूम है, तो वैक्यूम मतलब कि ये जो म्यू आर है इसका वैल्यू 1 है। तो यानी कि इसमें अगर हम लोग बी नॉट निकालेंगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट, इसका बी नॉट आएगा म्यू नॉट एच, है ना, बी नॉट यही ना, तो म्यू नॉट एच आएगा। लेकिन अगर इसी में हम लोग आयरन ले लें, आयरन क्या होता है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसका मैग्नेटिज्म बहुत हाई होता है ना। इसी के अंदर हम लोग क्या ले ले, एक मटेरियल ले ले आयरन का, तो इसमें क्या डाल दें हम लोग, आयरन का ले ले, इसके अंदर आयरन प्लेस कर दे इसके अंदर, तो आयरन प्लेस कर देंगे, तब जब इसका बी नॉट निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट, और ये जो यहाँ पर ना एक टर्म देख, यहाँ पर म्यू आर, यहाँ पर ना देख, एक्चुअली में ये फॉर्मूला ये है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक्चुअल में ये फॉर्मूला बी नॉट कैसे होता है, म्यू आर, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिए हैं हम, म्यू आर म्यू नॉट एच ऐसे होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये म्यू आर 1 था, यहाँ पर ये म्यू आर 1 था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एयर था, या ऐसा बोल ले वैक्यूम था। अगर एयर वैक्यूम दोनों का 1 नहीं होता है, एयर का थोड़ा कम होता है, एयर का मतलब एयर का बड़ा होता है, ऐसा 1.0000004 ऐसे कुछ होता है एयर का, ये एयर का हुआ, और ये जो वैक्यूम है उसका 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, याद 1 दोनों को बोल सकता है। तो ये आया, लेकिन अभी हम यहाँ पर आयरन डाल दिए, तो आयरन डालेंगे तो ये जो म्यू आर है उसको 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि आयरन के केस में, सॉरी, म्यू आर जो होगा आयरन के लिए 1000 होता है, क्योंकि आयरन जो होता है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसका रिलेटिव मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड को लेके प्यार बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है उसमें, इसलिए उसका म्यू आर हज़ारों में खिलता है, जिसका वैल्यू 1000 होता है। आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है बताएं। अब देखिए यहाँ पर ये म्यू नॉट डाल दिए, अच्छा ये म्यू आर का वैल्यू कितना ले लिए, 1000, ठीक है, और यहाँ पर ये एच, तो एच देख रहा है उसका बी नॉट कितना बड़ा आ रहा है, आयरन का देख रहा है बी नॉट, इसका बी नॉट देख छोटा है। तो ये जो रिलेटिव परमिबिलिटी है ये दो मटेरियल्स को कनेक्ट करता है, दो मटेरियल्स को कंपेयर करने के लिए होता है कि ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन किस में हुआ, अपना वैल्यू के हेल्प से ये जस्टिफाई करता है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना, ठीक है। तो ये म्यू आर क्या बताता है, म्यू आर कुछ नहीं, कंपेरिजन करता है ना, कंपेरिजन बिटवीन मटेरियल्स के बीच में कंपेयर करता है कि कौन बढ़िया मैग्नेटिज्म शो करेगा। ज़्यादा बढ़िया कौन शो करता है, फेरो वाला, है ना, फेरो वाला सबसे बढ़िया शो करता है, हम लिख देते हैं फेरो जो होता है उसका सबसे बढ़िया होता है, उसके बाद तेरा पैरा का होता है, और सबसे कम किसका होता है, डाई का। ये ऑर्डर होता है, दिस इज द ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर होता है उसका। चलिए लिख ले भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देख भाई, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आएगा पॉइंट नंबर कितना होगा, 6 हो जाएगा ना, शायद 6 होगा, 6। इसमें है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना। नेक्स्ट पिटारा में है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देख भाई जोरदार खतरनाक टर्म है एकदम, ये क्या बताता है, देख भाई बता रहे हैं, ये इस बात को बताता है
कि कौन कितना सीरियस है मैग्नेटिक फील्ड को लेके। आई रिपीट, ये इस बात को बताता है कि कौन कितना सीरियस है मैग्नेटिक फील्ड को लेके, कौन ज़्यादा चिंतित है, कौन ज़्यादा सीरियस है मैग्नेटिक फील्ड को लेके। उस बात को जो जस्टिफाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कौन कितना सीरियस है मैग्नेटिक फील्ड को लेके, कौन कितना सीरियस है मैग्नेटिक फील्ड को लेके, उस बात को बताता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कि कौन कितना सीरियस है मैग्नेटिक फील्ड को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो जो डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक, देखो भाई, तीन टाइप का मटेरियल होता है, अलग अलग तीन टाइप का मटेरियल होता है। एक होता है डाई, एक होता है पैरा, एक होता है फेरो। डाई उसको बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से नफरत करता है, पैरा उसको बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा बहुत प्यार करता है, उतना भी नहीं करता है, और फेरो मैग्नेटिक उसको बोलते हैं जो कि एकदम अनंत, एकदम अंधा प्यार करता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू है, इसका जो वैल्यू होता है, वैल्यू 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 सिर्फ वैल्यू, उससे ये मालूम चलता है कि कौन मटेरियल बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड से प्यार कर रहा है। देखना, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है और छोटा है, पॉजिटिव है और छोटा है, तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा बहुत प्यार है, यहाँ लिख देते हैं। अगर इसका वैल्यू सिर्फ देखना है, इसका वैल्यू, कोई यूनिट नहीं होता, नो एसआई यूनिट है ना, लिख देते हैं इसका नो एसआई यूनिट, यहाँ पर हम लिख देते हैं नो एसआई यूनिट, नो एसआई यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता, क्यों नहीं होता बताएंगे अभी, नो एसआई यूनिट। कौन मैग्नेटिक फील्ड से कितना प्यार करता है इसका वैल्यू देख। मान ले कि इसका वैल्यू 1000 है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड से जबरदस्त प्यार है। मान ले इसका वैल्यू है 0.1, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से बहुत कम प्यार है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये साई एम का वैल्यू यहाँ लिखते हैं, अगर हम लोग ये साई एम का वैल्यू ले लें, मान ले कि 0.015, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड से बहुत कम प्यार है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बहुत कम प्यार, बहुत कम प्यार, ठीक है। और अगर ये साई एम का वैल्यू हमको पॉजिटिव एंड लार्ज मिल जाता है, लार्ज मतलब बहुत बड़ा वैल्यू मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 1000, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत लोग का होता है 1000, जैसे मान ले कि साई एम का वैल्यू हमको मिल जाए 1000, है ना, ये आयरन का होता है, आयरन का ऐसे तो म्यू आर, अच्छा म्यू आर जो आयरन का होता है ना, आयरन का म्यू आर जो होता है 1001 होता है, हम उसको नियरली 1000 लिए थे, ठीक है, 1001 होता है आयरन का, हम उसको नियरली 1000 लिए थे, ठीक है। तो ये जो एक्सएम होता है ये आयरन का 1000 होता है, मतलब ये 1000 होने का क्या मतलब है, ज़बरदस्त प्यार, ज़बरदस्त प्यार, ज़बरदस्त प्यार किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। इसमें तो बहुत कम प्यार हुआ, इसमें बहुत ज़बरदस्त प्यार हुआ, ये पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ। अब तीसरा देखना भाई, यहाँ पर तीसरा देखना, यहाँ पर चल तीसरा बना दे, चल यहाँ पर चल लिखते हैं हम, ठीक है। इस तरह देख, यहाँ पर ये मान ले पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, देख ये तीसरा हो गया, मान ले पहला वाला देखना ना, पहला वाला लास्ट में बता रहे, देख यहाँ पर पहला में मान ले कि ये जो साई है इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव और स्मॉल, नेगेटिव और स्मॉल का मतलब है नफरत, मैग्नेटिक फील्ड से नफरत। तो इस साई का वैल्यू से ही मालूम चल जाएगा कि कौन नफरत करता है मैग्नेटिक फील्ड से, कौन थोड़ा बहुत प्यार करता है, कौन बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब इसका वैल्यू 1000 कहेंगे तो बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। नफरत कहने का मतलब हो सकता है कि साई एम का वैल्यू हो जाए -1, जैसे -1 हो जाए, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड से नफरत करता है, समझ में आया। और ये जो नफरत करता है ना, ये जो नफरत करता है, यहाँ पर लिख देते हैं, जो नफरत करता है, नफरत वो होता है डाया, होता है डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो प्यार करता है, थोड़ा बहुत प्यार करता है, थोड़ा थोड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं पैरा। और जो एकदम अंधा प्यार करता है, अंधा प्यार, गंदा नहीं, अंधा प्यार मतलब पागल जैसा ना, पागल जैसा एकदम, मतलब कि एकदम बेइंतहा मोहब्बत, वो तेरा होगा फेरो, समझा। लेकिन इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका वैल्यू और इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ये साई एम निकालने का फॉर्मूला, चलिए यहाँ लिखते हैं, ये सारा लिखना है कॉपी में, ठीक है। साई एम का फॉर्मूला ऐसे होता है m/h। देखा ये यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि m/h होता है, m और h का रेशियो होता है। तो m को तुम किस में मेजर करेगा, एम्पियर मीटर इनवर्स, और इसको भी एम्पियर मीटर इनवर्स। अच्छा, इसको लिखे ना ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबल का मतलब होता है कितना रिएक्शन दे रहा है, ससेप्टिबल का मतलब होता है हाउ मच रिएक्शन। जैसे कोई सर्दी को लेकर बहुत ज़्यादा रिएक्शन देता है तो उसका ससेप्टिबिलिटी हाई होता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हाई मतलब कि ज़्यादा प्यार मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ साई एम describes the attraction or repulsion towards magnetic
फील्ड, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? एक्सटर्नल वाला, ठीक है। रिस्पॉन्ड कैसा होता है? तो इसका वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब नफरत है, इसका वैल्यू पॉजिटिव है और छोटा है तो मतलब प्यार है, फिर यहाँ पर पॉजिटिव है और लार्ज है तो भी प्यार है। तो पॉजिटिव वैल्यू में प्यार, नेगेटिव वैल्यू में नफरत, दैट इज साई एम। समझ गया? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मतलब कितना प्यार उसका हो पा रहा है, दैट इज मैग्नेटिक, इसलिए क्योंकि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा ही एक टर्म था इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो तुम पहले पढ़ा था, समझ गया होगा ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जो इसके बाद वाला जो है ना, मतलब कि जो पैराफेरोडाई है, हमको नहीं लगता हम वो अभी इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, थोड़ा इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके ऊपर एक और, ठीक है। तो अभी हम लोग लास्ट रिलेशन देख लेते हैं, सेवन्थ रिलेशन, बताएंगे उसका कारण आपको अभी। सेवन्थ रिलेशन ये है कि अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि जो साई एम होता है और जो म्यू आर होता है, साई एम और म्यू आर, ये साई एम बताता है कि कौन बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल है, और ये म्यू आर भी तो वही बता रहा है यार कि किसमें कितना बढ़िया मैग्नेटिज्म होगा। तो ये भी दोनों मतलब कि कुछ तो मतलब रिलेशन होना चाहिए इन दोनों में। ये साई एम क्या बता रहा है? कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को लेके सीरियस, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सीरियस, कितना मैग्नेटिक फील्ड के लिए सीरियस। और ये म्यू आर क्या बता रहा है? ये म्यू आर क्या बता रहा है ना, कंपैरिजन कर रहा है कि कौन ज़्यादा सीरियस कौन कम सीरियस, ये कंपैरिजन कर दे रहा है। तो काम तो दोनों सेम कर रहा है ना यार। इसका वैल्यू से ये मालूम चल रहा है कि कितना ज़्यादा कौन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित है, और इसका वैल्यू से ये मालूम चल रहा है कि उसके कंपेयर में कौन बढ़िया मैग्नेटिज्म कर रहा है। तो दोनों तो काम तो सेम कर रहा है ना। तो इसलिए रिलेशन एक होता है कि म्यू आर बराबर 1 प्लस साई, लेकिन दोनों चीज़ अलग अलग है, ये म्यू एम बताता है, इसका वैल्यू से ही सिर्फ मालूम चल जाता है, इसका सिर्फ वैल्यू से मालूम चल जाता है कि कौन कैसा है, इसका सिर्फ वैल्यू। क्योंकि देखो ये म्यू आर जो है ना जनरली हमेशा ये पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ये जो साई है नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव। जब भी ये नेगेटिव होगा तो समझ जाओ कि नफरत है, और जब भी ये पॉजिटिव होगा तो समझ जाओ कि प्यार है, और पॉजिटिव और बहुत बड़ा वैल्यू इसका आएगा तो बहुत ज़्यादा प्यार है। तो साई पॉजिटिव होने से बहुत कुछ इंडिकेट करता है, नेगेटिव, इसलिए इन लोग में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम कह रहे थे ना कि जो आयरन है उसका साई एम 1000 है, तो आयरन का साई एम 1000 डालेंगे, यहाँ 1 करेंगे तो ये म्यू आर कितना आ जाएगा? ये म्यू आर आ जाएगा 1001। समझ आया? ठीक। अब देखें यहाँ पर वापस आ, तो ये सेवन्थ चीज़ क्या है? रिलेशनशिप, चल लिख देते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन म्यू आर एंड ससेप्टिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देख क्या रिलेशन होता है, यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तेरे को ये चीज़ पता है ना कि जो म्यू होता है वो B/H के बराबर होता है। सर कहाँ से आया? देख भाई, हम बताते हैं ना कि जो तेरा H होता है, H जो होता है वो क्या होता है? H होता है जो होता है वो B/μ0 के बराबर होता है। किसके लिए? वैक्यूम के लिए। तो अगर हम किसी एनी मीडियम का बात करेंगे तो एनी मीडियम के लिए H, ये एनी मीडियम के लिए H, और ये सिर्फ एयर के लिए, समझ में आया? ये एनी मीडियम के लिए H और किसी एयर के लिए। तो ये चीज़ हम बताए थे थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये चीज़ हम थोड़ी देर पहले बताए थे ना। तो यानी कि हम म्यू को क्या लिख सकते हैं? B/H, फिर ये H को इधर भेजेंगे, म्यू नीचे आ जाएगा। तो ये रिलेशन तो होता है, यस सर होता है। अच्छा, हम लोग जो ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम लोग बी नेट का रिलेशन एक पढ़े थे ना, व्हाट वाज बी नेट। अच्छा, यहाँ पर ये बी नॉट नहीं लगाएंगे, फिर बी नॉट क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये किसी भी मीडियम के लिए कर रहे हैं, एनी मीडियम, ठीक है। तो ये बी नेट का फॉर्मूला हम लोग, या फिर बी का सिर्फ फॉर्मूला, बी नेट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? बी नॉट प्लस बी मैग्नेटिक, मतलब कि इंड्यूस्ड वाला। तो बी नॉट कितना होता था? म्यू0 H, और बी एम कितना होता था? म्यू0 M। कुछ याद आया? हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ से ये बी कितना निकल जाएगा? बी बराबर, देखिए ये बी का मतलब है नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड है। हम बी नॉट यहाँ गलती लिख देते हैं, आई एम सॉरी, बी नॉट नहीं बी होगा। क्यों? क्योंकि ये बी, देखिए, अच्छा ये कब का है समझ रहे हैं ना? ये कब का है? जब एम नहीं आया है। अच्छा देख भाई, एम नहीं आया का क्या मतलब? देख, जैसे हम ये सोलिनॉइड बना रहे थे ना, तो इसमें जब कुछ नहीं था तो खाली क्या था इसमें? बी नॉट। इसमें जब ये मटेरियल डालते हैं तब ना इसमें बी एम आता है। तो हम ये कह रहे हैं मटेरियल है ये नहीं है, हम ये कह रहे हैं मटेरियल है ये नहीं है, तो खाली इसमें बी नॉट होगा ना। तो वही कह रहे हैं कि जब बी नॉट होगा तो बी नॉट ही बी होगा। नहीं समझा? देख, जब ये जो बी नॉट होता है ये पहले एग्जिस्ट करता है, बाद में ना बी एम आता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब बी एम नहीं होगा, मान ले कि यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं डाला होगा, तब तो बी नॉट बी के बराबर होगा। मतलब ये अगर एम 0 होगा तो ये जो बी होगा वो बी नॉट, समझ गया होगा? ठीक। तो बी और बी नॉट बराबर होगा, लेकिन कब होगा? जब वहाँ पर कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग ये रिलेशन जानते हैं, तो इससे और इसको आगे ऑल सॉल्व करके ला सकते हैं। म्यू नॉट कॉमन जाएगा तो H प्लस एम आएगा,
इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देख यहाँ से तू ध्यान से देखना कि यहाँ से तू b अगर निकालेगा, यहाँ से अगर b निकालेगा तो b को लिखेगा म्यू एच, यानी कि इस b की जगह क्या लिख सकता है, म्यू एच, और यहाँ पर क्या होगा, म्यू एच प्लस एम। तो ये कहाँ से हुआ बता दें, देख यहाँ से देख ले, ये देख ले भाई, यहाँ से b निकालेगा तो क्या लिखेगा, उसको म्यू एच लिखेगा ना। तो ये जो b था उसकी जगह म्यू एच लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। मतलब ये वाला देख भाई, b का फॉर्मूला ये भी होता है, लेकिन ये कब होता है, जब मैग्नेटाइजेशन होता है, और जब मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है तब तो ये रिलेशन होता है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो यानी कि यहाँ से अब ये h को कॉमन उतार दे, तो h को जब तू उतार देगा तो h बाई एच हो जाएगा, ये वाला h को नीचे उतार दिए तो यहाँ पर h आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी एक m बाई एच आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम ये रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, ये वाला ये ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, ये जो फॉर्मूला बताया ना म्यू आर का ये रिलेशन, उसको ड्राइव कर रहे हैं। तो ये देखिए एच कट जाएगा, ये सर कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिर, चल इधर लिखें हम, इस तरफ लिख लीजिए सर, इस तरफ लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी हम वीडियो को एंड कर देंगे क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है, हम जस्ट अभी ही शूट कर लेंगे फिर दूसरा वाला और उसको डाल देंगे, पार्ट 2 करके डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये म्यू कितना आएगा, यहाँ से म्यू आया म्यू नॉट यहाँ पर आया म्यू नॉट 1 प्लस एम बाई एच, यही आया, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब तेरे को भाई एक फॉर्मूला याद होगा, तेरे को एक फॉर्मूला एकदम स्टार्टिंग में है ना, फ्रॉम चैप्टर 4 कौन सा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस में पढ़ा होगा तू, क्या पढ़ा होगा ये देख, ये वाला म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू पढ़ा है ना ये, म्यू रिलेटिव इज इक्वल्स टू म्यू बाई म्यू नॉट, पढ़ा है ये तू, हाँ। तो यहाँ से म्यू निकालेगा तो कितना आएगा, यहाँ से अगर म्यू निकालेगा तो ये म्यू नॉट को इस तरफ भेजेगा तो ये मिलेगा, इसको मान ले इक्वेशन 3 और ये वाले को 4, 3 और 4 को कंपेयर कर, 3 और 4 को कंपेयर कर, सर यहाँ म्यू, ठीक है, यहाँ म्यू नॉट, तो यानी कि ये म्यू आर कौन होगा, सर म्यू आर ये होगा, हाँ, यहाँ पर म्यू, यहाँ भी म्यू, यहाँ पर म्यू नॉट, यहाँ भी म्यू नॉट, तो ये म्यू आर क्या होगा, ये होगा एग्जैक्टली, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 म्यू आर, ये मिटा रहे, ठीक है, ये वाला रिलेशन अभी आ जाएगा अपने आप, म्यू आर फ्रॉम 1 and 2 म्यू आर इज इक्वल्स टू, म्यू आर कितना मिला 1 प्लस एम बाई एच, ये म्यू आर का वैल्यू मिला 1 प्लस एम बाई एच, समझ में आया कि नहीं आया, ये म्यू आर मिला। अब सुनना आगे सुनना, म्यू आर हमको मिल गया 1 प्लस एम बाई एच, ठीक है, और ये हम तुमको बताए थे कि जो साई होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम बाई एच, साई का फॉर्मूला, देयरफॉर म्यू आर क्या हो जाएगा 1 प्लस साई एम, समझ आया, मतलब इसके जगह हम क्या लिख रहे हैं, साई एम लिख रहे हैं। कहाँ से आया ये, साई एम पहले बताया गया था, एम बाई एच का रेशियो होता है, समझ आएगी नहीं, साई एम यूनिटलेस होता है ना, तो एम बाई एच का रेशियो होता है, तो ये आया रिलेशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये रिलेशन हुआ दोनों के बीच में, ये म्यू आर बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखना यार, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यहाँ लिख देते हैं हम, ये तो डेरिवेशन था, ये तो यहाँ से शुरू हुआ, डेराइव किया हम यहाँ पर, हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम तेरे को बस फील दिलाने के लिए करवाए हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे होता है, समझ में। ये कब का लिखे हैं मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं था, और ये तब का मैग्नेटिक फील्ड लिखा है जब मैग्नेटाइजेशन हो गया, तो दोनों को इक्वेट कर दिए। ये देख, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर तू देख, इसको इक्वेशन को ऐसे हम पलट के लिखते तू चाहे तो, B बराबर म्यू एच, यही लिख रहे हैं हम, ठीक है, B बराबर म्यू एच, तो ये इक्वेशन 1 हुआ, और ये इक्वेशन 1 और ये 2 है ना। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये रिजल्ट, ये वाला कहाँ से लिख रहे हैं, ये कहाँ से लिख रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2, ये 1 और 2 को कंपेयर कर दिए, तो ये B, तो ये वाला टर्म इक्वल, तो ऐसे इक्वल करके और सॉल्व कर दिए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और बाकी ये वाला रिलेशन आया, तो इस वाले रिलेशन को चैप्टर 4 का जो फॉर्मूला था उससे कंपेयर किया, तो यहाँ से म्यू आर हमको ये वाला टर्म मिल गया, उसके बाद ये वाला टर्म जो था उसमें ये एम बाई एच की जगह साई लिख दिए, तो म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस साई, समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जस्ट आएगा है ना, पार्ट 2 वीडियो रहेगा इसी के ऊपर, ठीक है, पार्ट 2 आएगा इसका जस्ट, है ना। पार्ट 2 में हम क्या बताएंगे, पार्ट 2 में हम जो और मैग्नेटिक मटेरियल्स है, मतलब तेरा वही पैरा फेरो डाई, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्यूरीज लॉ बताएंगे, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगर ये सब नहीं समझता तो क्यूरीज लॉ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो जितना फॉर्मूलाज बताया गया है उसको याद रखना है, खास करके जो ये म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई एम बताया गया है, एच का फॉर्मूला बताया गया है, उसके बाद मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला बताया गया है, वो सब याद रखना है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन, थैंक यू गाइस। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसके ऊपर बात करेंगे, और जो है ना, और जो है कहने का मतलब ये है कि पैरा फेरो डाई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, थैंक यू, बाय। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, ओके।